हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को बेटा रिवाइज करवाने वाला हूँ, दैट इज इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का एक बहुत ही आसान सा आप लोगों के पास में ये वाला स्टैंडर्ड है जो कि हम अपने पास करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्चुअली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा और साथ के साथ जो अच्छे वाले क्वेश्चन हैं ना वो भी सारे के सारे करा दूंगा, ताकि आपके एक ही वीडियो में सारे का सारा पूरे का पूरा जो इंडिया है वो कवर हो जाएगा। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को इसी वीडियो के बेटा डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर मैं बेटा आप लोगों को जो है नोट्स वगैरह जो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, दैट इज इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बहुत ही आसान है। सबसे पहले सवाल उठता है, सर एसेट और इम्पेयरमेंट दो शब्द आपको देखने को मिले, तो इम्पेयरमेंट का एक सरल भाषा मीनिंग होता है बेटा डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब गिरावट, एसेट की वैल्यू में गिरावट होने की बात होने जा रही है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर में, ठीक है ना। नो, जब हम एसेट की बात करते हो एसेट से रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आपके पास में, ठीक है ना। इंड AS 16 PP भी आता है, आपका इंटेंजिबल भी आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आता है, बायोलॉजिकल एसेट भी है, इन्वेंट्री भी है, इंड AS 2, बहुत सारे एसेट्स है। तो ये वाला स्टैंडर्ड किस किस के बारे में अप्लाई होता है तो हम उसको लेके बात करने जा रहे हैं। तो बेटा ये स्टैंडर्ड आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एप्लीकेबल होगा ऑन दी फॉलोइंग एसेट्स ओनली। कौन कौन से बेटा? दैट इज PP इंड AS 16 पे अप्लाई होगा, इंटेंजिबल एसेट इंड AS 38 वाले पे आपके पास कवर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 40 आपके पास आ जाता है, गुडविल अगर एक्वायर करिए बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो कि हम कहां सीखते हैं 103 में, उस पे आपके पास अप्लाई होता है। और एक आपके पास आता है फाइनेंशियल एसेट, सारे नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकली बोला गया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर वाले होते हैं, ठीक है ना, वो अलग है। तो नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट पे अप्लाई नहीं होता जो इंड AS 109 में सीखते हैं। तो सर हमारे पास में ये अप्लाई क्यों नहीं होता? अगर हम बात समझे, देखिए हम इस स्टैंड के अंदर गिरावट की वैल्यू बात करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ इन्वेंट्री को लेके, तो बेटा इन्वेंट्री को लेके जो हम इंड AS 2 में सीखते हैं तो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। देखो ना हमारा रूल क्या होता है सर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो अगर NRV कम होती है तो हम अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो इंड AS 2 में कवर हो जाता है। सेम तरीके से अगर हम बात करूं इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, जो हम बात करते हैं किसी को लोन दिया, हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल डेटर वगैरह है, तो उसको लेके हमारा इंड AS 109 डील कर लेता है। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट का टॉपिक वहीं पर आता है, वो वहीं पर मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है ना। सो यहां पर में जो प्राइमरीली आ रहे हैं ना बेटा, अगर हम बोलूं ना आपके क्वेश्चन ओरिएंटेड बोलूं ना, ये तीन आपके पास वैसे आ जाते हैं और इसका हम अलग से करते हैं आगे जाके एक मेरे टॉपिक में आता है, ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे PP है, इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले सवाल उठ के आया, सर इंपेयरमेंट लॉस होता क्या है? सर आपने गिरावट की बात करी, तो बेटा इसको समझाने के लिए ना मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आप लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा जिससे आप समझ पाएंगे, और मैं सारी टर्मिनोलॉजीज भी आप लोगों को साथ साथ सिखाता चाहूंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल लूँ, यस सर एग्जांपल ये। तो बेटा मैं आप लोगों के साथ में एक बात करता हूँ, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या है? सर इंपेयरमेंट का मतलब है डिक्लाइन, दैट इज गिरावट। सर इंक्रीज की बात नहीं होगी, नहीं होगी, उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। तो मान लीजिए मैंने एक बेटा मशीनरी खरीदी थी एक पर्टिकुलर डेट पे, वो खरीदी 30 लाख की, उसकी लाइफ 6 साल थी, तो मेरे 6 साल है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, तो मेरी डेप्शन कितनी बनेगी? 5-5 लाख बनेगी। पहले साल डेप्शन लगी, इतनी वैल्यू पे आ गया 25 पे। अगले साल डेप्शन लगी, आपके पास में वो आ गया 20 लाख पे, इतने पे आज दिख रहा है। नो लेटेस्ट से इस पर्टिकुलर डे पे हमारा इंड AS 36 ट्रिगर हुआ। सर ट्रिगर होने का मतलब क्या है? बेटा ये स्टैंडर्ड ना हमें कुछ इंडिकेटर्स दे रहा है, जो मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा वो थ्योरेटिकल एलिमेंट है। कहते हैं अगर वो इंडिकेटर्स होंगे, वो इशारे नजर आएंगे आप लोगों को, तो ही आपको इंड AS 36 लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि इंड AS 36 हमेशा लगाना है। तो मेरा वो अलग से थ्योरेटिकल बात आएगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। वो कहता है अगर वो इंडिकेटर्स होंगे, अगर वो ट्रिगर होगा, तो आपके पास अब स्टैंडर्ड के अंदर में आओगे और स्टैंडर्ड को अप्लाई करोगे, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। नो हमारे पास सबसे पहले हमारा कैरिंग अमाउंट है, वो एसेट हमारी एक वैल्यू पे जिसपे किताब में दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस स्टैंडर्ड में अगर हम आगे हमारा वो ट्रिगर हो रहा है तो हमें क्या करना है? अपने पास में एक अमाउंट निकालना है जिसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। मैंने फिर से बोलूंगा उसे क्या बोलते हैं? रिकवरेबल अमाउंट। तो बेटा मैं लेट से कहता हूं कैरिंग अमाउंट हमारा 20 लाख है, हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाला, अब रिकवरेबल अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, रिकवरेबल अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। तो मान लीजिए रिकवरेबल अमाउंट मेरा 14 लाख है, लेट से कैरिंग अमाउंट तो आपका आ गया, रिकवरेबल अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, तो लेट से रिकवरेबल अमाउंट है 14 लाख। तो वो कहता है आपका कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा है उसके किससे? रिकवरेबल अमाउंट से, जो कि मैं निकालना सिखाऊंगा। तो कहता है उस केस में आपका एसेट ज्यादा पे दिख रहा है, उसको उसके रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आओ, तो आप 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। तो आप एसेट को कम कर देंगे, आप एसेट को कम करके उसके रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आ जाएंगे। पर सर अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हुआ, तो बेटा अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो, मान लो 22 लाख, तो वो स्टैंडर्ड हमें यहाँ वैल्यू बढ़ाने की बात नहीं करता। ये स्टैंडर्ड में हम वैल्यू बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, इस स्टैंडर्ड में अगर आ रहे तो वैल्यू कम ही होगी। तो हमारे पास बेटा हम 2 लाख का कोई गेन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस ही आएगा।
इंपेयरमेंट लॉस आएगा। मुझे पता है तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा है अभी साथ साथ में रिवैल्यूएशन को लेकर, जो इंडिया 1638 में बात करते हैं, उसको मैं अलग से एड्रेस करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी के लिए मैंने सबसे पहले बोला रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, निकालना कैसे अभी बताता हूं। तो अगर लॉस होगा तो ही आपका रिकॉर्ड होगा, तो ही आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है सर। अब आपके पास में बात आती है, सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगा, तुम्हारे मन में ये सवाल आ गया, रिकवरेबल कैसे आएगा। तो बेटा रिकवरेबल अमाउंट जो निकालना होता है, दो वैल्यूज हम निकालते हैं, कितनी वैल्यूज, दो वैल्यूज, उन दो वैल्यूज का हायर होता है, दो वैल्यूज हम निकालेंगे, दो वैल्यूज का हायर होता है। एक होता है बेटा वैल्यू इन यूज और एक होता है वेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। दो वैल्यूज है, कौन कौन सी, एक है वैल्यू इन यूज, एक है फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इन दोनों वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं और उन दोनों में से हम हायर देखते हैं। सर ये दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले बात आती है वैल्यू इन यूज, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। कहते हैं हम लोग जिस दिन हम इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, हम उस दिन देखेंगे जो हमारा एसेट है उससे हमें फ्यूचर में जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे, फ्यूचर में आने वाले समय, हम आज उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन खुद देगा कि कैश फ्लोज क्या है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या देगा, डिस्काउंट रेट। तो हमें क्वेश्चन ने खुद कैश फ्लोज दिए और मान लो उसने डिस्काउंट रेट आपको 10% दिया, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, जिस दिन हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो आप सबने प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड में हमेशा करते हैं, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। हाँ, इसमें याद में रखना है कि लास्ट वाले में अगर कोई बेचकर हमें पैसे मिलने, रेजिडुअल वैल्यू होती है, तो वो ले लेना है, वो भी क्वेश्चन में भी करा दूंगा। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, ये आज की वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर वर्ड क्या बोला गया है, सर वैल्यू इन यूज, VU, वैल्यू इन यूज, ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू है बेटा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मैंने क्या बोला, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, मतलब एसेट को अगर मैं आज ही बेचता हूं कितने का बिकेगा, और मान लीजिए उसके बेचने पे मेरे को कोई खर्चे लगेंगे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, पैकेजिंग का खर्चा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो भी सारे एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो उसको माइनस करके नेट में मेरे पास कितना आएगा, तो उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो मान लो फेयर वैल्यू हमारे पास है 15 लाख, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 1 लाख, तो नेट में मेरे पास 14 लाख। तो इन दोनों में से जो हायर है वो आपके पास कहलाया जाएगा रिकवरी अमाउंट। रिकवरी अमाउंट मतलब उस एसेट से मुझे कितना रिकवर हो। सर दोनों में से हायर क्यों देख रहे हैं, बेटा प्रूडेंट पर्सन के एंगल से बात कर रहे हैं, रैशनल पर्सन के एंगल से बात कर रहे हैं। मैं एसेट को इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा उसकी वैल्यू, और बेचूंगा तो कितनी आएगी। तो मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा, सर जिसमें मेरे को ज्यादा अमाउंट की प्राप्ति होगी। तो मेरे लिए इसलिए रिकवरी अमाउंट क्या होगा, जो दोनों में से हायर है। हाँ, अब ये अमाउंट जो है इसको कंपेयर करना रिकवरी अमाउंट से। तो मेरा अगर रिकवरी अमाउंट ज्यादा है और आपके पास कैरिंग अमाउंट ज्यादा, रिकवरी अमाउंट कम है, तो ही तो मैं अपने पास में इंपेयरमेंट लॉस बुक करूंगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। आपके पास क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है ना। तो एक बार के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया, अब मैं इसी को लेके आप लोगों के साथ थोड़ा और पढ़ता हूँ फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्या बेटा, जब कैरिंग अमाउंट आपका ज्यादा है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। तो इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अभी सीखा ना, 20 लाख माइनस 14 लाख, तो वो आपका 6 लाख क्या था, आपका इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है जी। अब सवाल उठ के आता है, ये मैं इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा आपको, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। कैरिंग अमाउंट तो पता है जिस वैल्यू में किताब में दिख रहा है। सर रिकवरेबल अमाउंट है दो चीजों का हायर, वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। तो सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, इससे शॉर्ट में बोलते हैं FPLCTS। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बोल दो, कॉस्ट टू सेल बोल दो, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FPLCTS। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, सर बेचकर कितने पैसे मिलेंगे। वैसे इसकी बात हम इंडेक्स 113 में फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपके पास बोलता है वो, तो बेचकर, जो बेचकर पैसे मिलेंगे वो होते फेयर वैल्यू। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या, कॉस्ट टू सेल, जो भी खर्चे बेचने में लगेंगे। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एसेट। एग्जांपल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लाइक लीगल कॉस्ट कोई आपकी लग रही है, स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा लगा, एसेट को रिमूव करने का खर्चा लगा, भाई यहाँ से अपने पास उठा के अपने पास बेचना है। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं, जो बेचने के लिए कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हो। डिसमेंटलिंग का खर्चा, एसेट हमारी मशीन वगैरह वो लगी भाई, उसको उखाड़ना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, पैकेज करना पड़ेगा, तो अपने पास बेचेंगे, पैकेजिंग का खर्चा। ये सारे खर्चे आपके कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हाँ, एक ऐसा खर्चा है जो इसमें नहीं आता, वो एक ना मेरे क्वेश्चन में भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि जब नाम देगा, जनरली तो क्या बोल देगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इतना है, तो सीधा हो गया। कई बार नाम देगा तो उनमें बस नाम में याद रखना, ये सारे तो आपके पास आगे। एक नहीं आता, वो होता है वैल्यूएशन फी इंकर्ड, वो आपके पास क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं, वो नहीं आता। कि अगर आपकी कोई वैल्यूएशन फी लग रही है तो आपके पास में वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बेचने से रिलेटेड नहीं आ रहा, वो एसेट को वैल्यू करने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन फी अगर है वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर आता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या, मैंने क्या बोला था, जो एसेट से फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइव फ्रॉम द एसेट, ठीक है सर। तो इसमें अब दो चीजें आ गई सर, एक है फ्यूचर कैश फ्लोज और एक है डिस्काउंट रेट। तो फ्यूचर कैश फ्लोज में बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, किन किन चीजों को कंसिडर करना है। सबसे पहले कैश इनफ्लोज फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट। अब मशीनरी है, मशीनरी को बेच, अपने पास मशीनरी से मेरा प्रोडक्ट बनेगा, मान लो मैं बिस्किट बना के बेचता हूँ, चिप्स बना के बेचता हूँ, तो उससे जो बना के बेचूंगा, उससे जो मुझे बेचकर प्रोसीड्स आएगी, सेल प्रोसीड्स, वो मेरे इनफ्लोज है, तो मैं उनको अपने पास में लेना है, इनफ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। आउटफ्लोज दैट आर इनकर्ड टू जनरेट द कैश इनफ्लोज।
इंक्लूडिंग कैश आउटफ्लोज टू प्रिपेयर द एसेट फॉर यूज। मान लो मैं मशीनरी से जो बना रहा हूँ बेटा, मेरा खर्चा भी तो लग रहा है ना भाई, मेरा जो रॉ मटेरियल वगैरह कॉस्ट है, एक है सेलिंग प्राइस, वो तो आपके आसान है, तो आपके जो बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो तुम्हारे लिए नेट हो जाता है। नेट में कितना आएगा, तो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करके आप ले रहे हो, ठीक है ना। हमारा एक क्वेश्चन इस पे आएगा स्पेसिफिकली सिर्फ व्यू को लेकर, सिर्फ व्यू को लेकर, वहां पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, वरना तो कैश फ्लो हमेशा देगा, वो नेट ही देते हैं। हाँ, मशीन को मान लो रिपेयर वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होगा, तो आउटफ्लो हो गया। तो जो भी आपके खर्चे लग रहे हैं उस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट फ्लो हो जाता है। और फिर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। मैंने बोला था ना, लास्ट ईयर में जाके एसेट को बेचकर भी जो पैसे की प्राप्ति होगी वो होती है रेजिडुअल वैल्यू, तो उसे लेना नहीं भूलना है, वो लास्ट वाले ईयर में होता है, वो स्पेशली लेना होता है, ठीक है। क्या चीजें नहीं लेते, क्या क्या चीजें नहीं लेनी सर, एक नहीं लेने फ्यूचर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, जिसके लिए एंटिटी कमिटी नहीं है, खाली पुलाव भाई, सपने वाली चीजें नहीं लेनी। मान लीजिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। मेरे को ऐसा लगता है यार, मैं ना अपने पास फ्यूचर में आने वाले समय में एक टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा नहीं, जिससे मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो कम पड़ जाएगी। तो क्या जो मैं फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के लिए जो खर्चा करूंगा, उस खर्चे को मैं अपने पास कैश फ्लोज में आउटफ्लो के तौर पे कंसीडर करूंगा? कहता नहीं, कह रहा हूं फ्यूचर की बात है यार, सपनों की बात है, हम ले रहे कैश फ्लोज वगैरह फ्यूचर के, पर ये फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे, उसको नहीं लेने का, तो सपने वाली बात नहीं लेनी। फिर इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंस नहीं लेना बेटा। जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं, जो हमारा डिस्काउंट रेट होता है, सारे बिफोर टैक्स होते हैं, ठीक है ना, ताकि पैरिटी रहे, तो उसकी वजह से हमारे पास कोई टैक्स का खर्चा नहीं लेना, इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भाई, मान लीजिए मैंने जो मशीन ली है वो लोन लेके ली है, तो मैं उस पर अपने पास इंटरेस्ट का खर्चा अपने पास डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोन लेके अपने पास मशीन ली है। दूसरी एंटिटी है, मान लो वो तो लोन लेके नहीं उसने ली थी, उसने डायरेक्टली ली थी, तो उसके पास लोन का खर्चा नहीं है। तो कहने का मतलब, अब अगर मैं जब व्यू निकालूंगा तो मैं इंटरेस्ट का बोल रहा हूं, मेरा खर्चा है, दूसरे का नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उस मशीन के ऊपर थोड़ी ना खर्चा है। वो जो इंटरेस्ट है वो तो इसलिए है ना क्योंकि मैंने लोन पे मशीन ली, तो इसलिए इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा, टैक्स का खर्चा हमने नहीं लेना होता, ठीक है ना। डिस्काउंट रेट टू बी यूज, डिस्काउंट रेट कौन सा सर, प्री टैक्स मार्केट रेट होता है। क्वेश्चन हमेशा देते हैं आपको, जो भी रेट हो प्री टैक्स ही लेना है, क्योंकि कैश फ्लो जब प्री टैक्स है तो आपके पास जो डिस्काउंट रेट है वो भी प्री टैक्स ही होगा। तो डिस्काउंट रेट अगर टैक्स परसेंट मान लो टैक्स का 20%, तो आपने ये नहीं कहना कि माइनस करके हम 8% डिस्काउंट रेट लेंगे, 10% ही लेने का। तो आपका डिस्काउंट रेट प्री टैक्स ही होता है, वो आपका एफएम वगैरह में आप निकालना अपना सीखते भी है, ठीक है ना। और कैश फ्लोज के ऊपर एक छोटी सी बात हम बोलते हैं, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स लेते हैं, अनलेस लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। वो क्वेश्चन में देता ही जनरली 5 साल के, ये आपको अपने एमसीक्यू के लिए याद रखना पड़ता है कि मैक्सिमम हमें कैश फ्लोज कितने सालों के लेने, मैक्सिमम 5 साल के, अंटिल लेने समय लगता है कि उससे जो एसेट से कैश फ्लो जनरेट हो गए 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होंगे, ठीक है ना। यहां तक मेरी बात समझ आई है, यहां तक मेरी बात समझ, यस सर, यहां तक हमें बात समझ आ गई सर। कैरिंग अमाउंट क्या है, रिकवर अमाउंट क्या है, दो चीजों का, हायर है उसमें एक एफपीएल सीटीएस है, और एक आपके पास में क्या है, जो हमने व्यू की बात करी, दोनों में से जो हायर और इंपेयरमेंट लॉस अपने पास में दिखाएंगे, ठीक है ना। नो, मेरे को इंडिकेटर्स आप लोगों को बताने जो कि थ्योरेटिकल बात है, पर मैं उससे पहले पता क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ में एक क्वेश्चन से ना आप लोगों को थोड़ा आइडिया देता हूँ फ्लो का, कैसे करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा और फ्लो पता चलेगा। एग्जाम्पल तो लिया, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लीजिए कंपनी है, उसके बेटा पीपी आपको दे रखा है 31 मार्च 24 को, डिस्काउंट रेट है 15%, खुद ही देता है वो। ये आपको अगले 5 साल के आप देखेंगे ना कैश फ्लो सारे दे रखे हैं, और ये दे रखे हैं रेजिडुअल वैल्यू अंत में जाके, मतलब अंत में जाके जो जिसे हम स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। पीपी खरीदी कब थी, 1 अप्रैल 1 को, यहाँ पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग की बात नहीं, पर खरीदी थी इस दिन 20,000 लाख की। यूजफुल लाइफ 8 साल, और रेजिडुअल वैल्यू हमारी कितनी है, 500 लाख, वो ऊपर भी दे दी थी उसने वैसे तो। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दे दिया सीधा ही। इंपेयरमेंट लॉस बताओ अगर कोई है पीपी पे, और आपके पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज ऑप्शन वगैरह बता दो, तो उसने सारी चीजें हमसे पूछ ली। सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे जब इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, मेरे को ना एक्चुअली में प्राइमरली दो चीजें थी, कैरिंग अमाउंट और रिकवर अमाउंट। और रिकवर अमाउंट के लिए दो चीजें चाहिए, व्यू और आपके पास में एफपीएल सीटीएस। देखो अब मुझे सबसे पहले चाहिए कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट किस दिन की चाहिए सर, जिस दिन हम इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। नो, इंपेयरमेंट की टेस्टिंग मैं इस दिन करने जा रहा हूँ, मेरे को जो कॉस्ट दे रखी है वो इस दिन के जो मैंने खरीदी थी, तो मुझे सबसे पहले इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप हो गया, तो मुझे 3 साल बाद की इसकी कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो बेटा हमारे पास एसेट इतने का खरीदा था, तो 3 साल की डेप्शन लगेगी। अब मेरा एसेट था 20,000 लाख का, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 500 लाख और लाइफ है 8 साल, तो मैं उसके 3 सालों की डेप्शन लगाऊंगा। वो करने के बाद मेरी उसकी आज की आगे कैरिंग अमाउंट, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है सर, रिकवर अमाउंट निकालना है, जो कि दो चीजों का हायर है, वैल्यू इन यूज और एफपीएल सीटीएस। वैल्यू इन यूज के जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, तो फ्यूचर कैश फ्लोज ये है 500, यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट सर डिस्काउंट रेट 15% तो लगाएंगे, पर एक चीज को याद भूलना नहीं है, ये 500 जो है ये लास्ट ईयर में लेना नहीं भूलना, ये 500 जो है लास्ट ईयर में लेना नहीं भूलना, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल वैल्यू को डिस्काउंट रेट लगाया 15% का, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ये क्या आ गया बेटा, वैल्यू इन यूज।
फिर आता है FVL CTS उसने मुझे दिया ही था 10,000 का, सर ये भी ले लिया, दोनों में से हायर क्या है 10,000 लाख, ठीक है जी। आज मेरा दिख रहा है इतने पे, रिकवरेबल अमाउंट है 10,000 लाख, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा क्योंकि मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवर अमाउंट कम है, तो वो आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इंपेयरमेंट लॉस करने के बाद मेरा एसेट, अगर मैं एसेट की वैल्यू कम कर दूंगा तो कितने पहुंच जाएगा सर, ऑब्वियसली रिकवरेबल अमाउंट पे पहुंच जाएगा, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 लाख आ जाएगा, कम कर दूंगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर मेरी आने वाले सालों की क्या डेप्शन भी कम हो जाएगी, यस मेरी डेप्शन कम हो जाएगी क्योंकि मेरा एसेट अब 10,000 पे हो गया, तो रिवाइज डेप्शन कितनी आ जाएगी 10,000 माइनस 500, क्योंकि ये तो रेजर्व वैल्यू थी ना, डेप्शन निकालने के लिए तो हमेशा रेजर्व वैल्यू लेते ही हो ना। अब बचे हुए साल कितने हैं 5 साल है, तो आने वाले सालों की डेप्शन इतनी हो जाएगी, क्योंकि अब 3 साल बीत गए थे 8 में से, तो 5 साल बचे, तो हमारे एसेट की डेप्शन आने वाले सालों की कम हो जाएगी। ये मेरा पूरा है। सर हमारे पास एक छोटी सी चीज़ और बता दीजिए ना, ये इंपेयरमेंट लॉस के लिए हम अपने पास में कम करने के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री डालते हैं, लो बेटा वो भी बताया तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्या है, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कहाँ होता है पीएल में, तो ये लॉस कहाँ जाएगा पीएल में जाएगा, तो एंट्री क्या डल रही है इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, तो जैसे अभी हमने एंट्री डाली वो आपके पास वैल्यू आ रही थी, कितनी आ रही थी 2687.5, तो ये एंट्री डल जाएगी बेटा 2687.5 से, तो एंट्री डल गई 2687.5, तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट टू एसेट, तो एसेट वैल्यू कम हो गया, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा सर, नॉर्मल कोर्स में पीएल में चला जाएगा टू इंपेयरमेंट लॉस, सर इवैल्यूएशन सरप्लस का उसको मैं अलग से बताऊंगा, अलग से एग्जांपल दे, तो ये कहाँ चला जाएगा नॉर्मल कोर्स में पीएनएल में चला जाएगा, और जैसे ही पीएल में चला जाएगा इंपेयरमेंट लॉस जो है आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपके पास में क्या हो गई, कम होगी इंपेयरमेंट लॉस करने से, और आने वाले सालों की डेप्शन भी क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, वो मैंने अभी आपको एग्जांपल में सिखाया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ थ्योरेटिकल डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए। मैंने एक आपको ना सबसे पहला एग्जांपल दिखाया था और उसमें बोला था कुछ इंडिकेटर्स को लेके, क्या लेके बेटा, इंडिकेटर्स को लेके कि स्टैंडर्ड कब ट्रिगर होगा, वो कौन से इशारे हैं, वो कौन सी चीजें जब ये स्टैंडर्ड लगाना है, ठीक है ना। तो उस केस में बेटा हमारे कुछ इंडिकेशंस आते हैं, इसमें कहता है कि एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल होते, थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में तो जब भी दे रहा है वो कह रहा है कि इंडिकेटर्स है तभी तो हम पेमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ये थ्योरेटिकल है। एक्सटर्नल है भारी, एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल मार्केट इकोनॉमिक और लीगल एनवायरमेंट, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी ऑब्सोलीट हो जाएगी ना, तो ऑब्वियसली मेरे को अपने पास में क्या करना पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, लीगल एनवायरमेंट है, आप जो अपने पास जिस मशीनरी वगैरह को बना रहे हो, काम कर रहे हो, उससे जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लीजिए गवर्नमेंट अपने पास में कुछ एक ऐसी नोटिफिकेशन लेकर बोला है प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली अब आपके पास क्या है, कुछ लीगल चेंज हुआ जिसकी वजह से आपका एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है ना। एसेट की मार्केट में वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए जिससे आपका डिस्काउंट रेट पे फर्क पड़ा और वैल्यू कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब मेरे को बताओ, अगर आपके पास बेटा 10% पी फैक्टर होता है तो आपका पहले साल का पी फैक्टर क्या होता है 0.909, अगर ये 15 होगा तो ये पी फैक्टर कम हो जाता है ना, आप खुद देख लीजिए 1 डिवाइड बाय 1.1, तो ऑब्वियसली अगर मेरा 1000 पे कैश फ्लो था तो अब देखो इस केस में ज्यादा है, इस केस में कम है, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अब रिकवर अमाउंट कम हो जाएगा ना जो भी हुआ, तो एक इंडिकेटर। फिर इंटरनल इंडिकेटर्स, इंटरनल मतलब इंटरनली जो आपके पास एंटिटी के अंदर हो रहे हैं, ऑब्सोलिसेंस और फिजिकल डैमेज, मान लो आपके पास ट्रक वगैरह है जो एसेट्स है उनका आपका फिजिकल डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, तो आपका फिजिकल डैमेज हो गया। फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी, लाइक एसेट आइडल पड़ा है, खाली पड़ा है, या हमारा प्लान है डिसकंटिन्यू करने का या रिस्ट्रक्चर करने का या डिस्पोज करने का, तो वो इंटरनल एक आ रहा है आपके पास में। फिर एविडेंस अवेलेबल है रिपोर्टिंग से, इंटरनल रिपोर्टिंग से, दैट इंडिकेट्स कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेट की आपकी कम होगी, हमें पता चल रहा है इंटरनल रिपोर्टिंग से कि जो हमारा एसेट है ना उसकी परफॉर्मेंस आने वाले कम समय में कम होगी। मान लो पहले 10,000 यूनिट्स बनाते थे हर साल, अब वो यूनिट्स कम बनाने की, तो हमें पता है वो इंटरनल रिपोर्टिंग से। तो ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारे इशारे हैं किस चीज को लेके कि इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करो, बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस होगा, क्योंकि अगर रिकवर अमाउंट ज्यादा निकला तो नहीं होगा, रिकवर अमाउंट कम होगा तो इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। फिर आते बेटा फ्रीक्वेंसी, सर कब करना है, हर 2 दिन बाद करना है, हर 2 महीने बाद करना है, हर 6 महीने बाद करना है, कब करना है, तो भाई सवाल ये भी तो उठ के आएगा ना, आपके पास कब इंपेयरमेंट की आपके पास टेस्टिंग करनी है। कहते हैं जनरल रूल है, जब भी कोई इंडिकेशन होगा जो ऊपर इंडिकेटर्स बताए, इंडिकेटर्स लगे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, ठीक है जी। बट कहता है इसकी एक एक्सेप्शन है, कहते हैं इसकी छोटी सी एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, कहते हैं बिलो मेंशन एसेट्स के लिए हमें जो टेस्टिंग करनी है वो एनुअली ही करनी है, मतलब ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि जब इंडिकेटर आए तब, कहते हैं कि इनकी एनुअल ही टेस्टिंग होगी। कहते हैं आपके पास में इनकी एनुअल टेस्टिंग करनी है, वो 3 है, वो कौन से है, इनटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, इनटेंजिबल एसेट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंडर डेवलपमेंट फेज में, वो हम इंडेक्स 38 में पढ़ते हैं ना, या गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन जो इंडेक्स 103 में आती है, ये सारे पता है कौन से, मैं सरल भाषा बोलूं, ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिनकी कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होती, सरल भाषा में जो इंटेंजिबल एसेट भी और जिनकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती, जिसकी इन्फिनिट है, या गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आते हैं उसकी नहीं होती,
और जो आपके पास अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है। तो ये वो इंटेंजिबल एसेट्स है जिनकी आप एमोर्टाइजेशन नहीं करते, उनके आपको एनुअली अपने पास इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है ना। अदरवाइज रूल क्या है कि जब भी इंडिकेशन आएगी जो ऊपर इंडिकेटर्स पड़े, इतनी बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारे पास बेटा अगला जो एक पार्ट आता है वो आता है फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, क्योंकि इसको लेके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है वो आपका इजीली हो जाता है। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो क्या है कि आपके जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो मान लीजिए डॉलर पाउंड वगैरह में है, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, मान लीजिए मशीनरी हम चिप्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो कैश फ्लोज जो आ रहे हैं वो डॉलर में है, या हमारा सेटअप इंडिया के बाहर है, सेटअप इंडिया के बाहर है, या हम एक्सपोर्ट करें, तो कैश फ्लोज क्या आपके पास में, हमारे पास फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज है। तो उस केस में डॉलर से बेटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ने की बात होगी, ठीक है ना। पर मेरे कैश फ्लोज तो डॉलर में है। अब इसमें दो पॉइंट्स बताने, सिर्फ दो चीज हमें ध्यान रखनी है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है मान लो 31 मार्च को, हमें व्यू में क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है फ्यूचर कैश फ्लोज की। अब मेरे फ्यूचर कैश फ्लो सारे किसमें, डॉलर में है ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपके पास आएंगे वो तो कैश फ्लोज डॉलर में जनरेट हो गए। तो वो सबसे पहले कहता है जब आपने डिस्काउंट रेट लेना है, पी फैक्टर लेना ना डिस्काउंट रेट, तो कहता है वो आपने इंडिया वाला लेना है कि आपने डिस्काउंट रेट फॉरेन वाला लेना है। कैश फ्लोज कौन से है सर, फॉरेन कैश फ्लोज है फॉरेन करेंसी में, तो डिस्काउंट रेट भी वही लेने का है। तो डिस्काउंट रेट आपने अगर वो मान लो यूएस वाला है वो लेने का है, इंडिया वाला वो नहीं लेने का, अगर वो दोनों दे रहा है तो पहली चीज ये याद रखनी। दूसरा, जब आपने कन्वर्ट करा भी है मल्टीप्लाई करके, तो ये जो कैश फ्लोज आएंगे बेटा किस में आएंगे, सर डॉलर में आएंगे। डॉलर के कैश फ्लोज है, डॉलर का डिस्काउंट रेट है, तो डॉलर में आएंगे ना फॉरेन में। अब इसे कन्वर्ट टू रुपीज अब करना है। जब कन्वर्ट टू रुपीज करोगे, मान लो इंडिविजुअली आपको अलग अलग सालों के अलग अलग एक्सचेंज रेट दे रहा है और एक आज का रेट दे रहा है। सर ये व्यू करके आज की वैल्यू आई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, तो आज का रेट लगाना है, विच इज आज का रेट है स्पॉट रेट। तो आपने फ्यूचर के रेट्स नहीं लेने का, आपने आज के रेट ही लेने का है। एक सिंपल सी बात है, इंडेक्स 21 भी क्या बोलता है आपके पास में, वो ये बोलते हैं ना स्पॉट रेट में आपका कन्वर्ट करना है, तो स्पॉट रेट में कन्वर्ट करना है। दो चीजों का ध्यान रखना है, एक जो डिस्काउंट रेट लेना है वो फॉरेन करेंसी का लेना, मान लो डॉलर का है तो या पाउंड का जो भी है, और जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे इन डॉलर या पाउंड, तो उसको कन्वर्ट जो करना है वो आज के स्पॉट रेट पे करना है, फ्यूचर रेट्स नहीं लेने हैं, फ्यूचर रेट्स नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो यही आपके पास बात आ गई, फॉरेन करेंसी का डिस्काउंटिंग रेट लेना और कन्वर्ट जब करना है तो स्पॉट एक्सचेंज रेट लेने का। तो एक एग्जांपल तो जो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे बिल्कुल एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ये बात हमें समझ आ गई, ये सर ये बात हमें समझ आ जाती है, ठीक है। नाउ अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है बेटा रीवैल्यूएशन का। बच्चे के दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है, वो ये कहता है कि सर जो हम रीवैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं इंडिया 16 में, इंडिया 38 में, क्या वो जो रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं और जो ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं सेम ही बात नहीं है? नहीं बेटा, फर्क है। सबसे पहले समझना, ट्रीटमेंट पे तो मैं आ रहा हूँ, वो फर्क क्या है बेटा। यहाँ पे मैंने जैसे बोला ना, प्राइमरीली हमारे चार आ रहे थे, इंडिया 16 आ गया, पीपी, इंटेंजिबल आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन आ गया। आपको पता है जो रिवैल्यूएशन मॉडल वाली बात भी आती है, वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम सीखते हैं जब, तो वो सिर्फ इंडिया 16 और 38 में बात आती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आती नहीं, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन में बात आती नहीं है। सबसे पहली बात जो आती है, वो जो ऑप्शन भी दी है कि आप जो कर सकते हो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल, वो सिर्फ पीपी और आपके पास इंटेंजिबल एसेट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला इसमें भी कवर हो गया। दूसरी चीज, वहां पे आप कॉस्ट मॉडल और इन्वेस्टमेंट मॉडल कोई भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर इंडिकेटर हो गया तो आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। अगली चीज, जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल करते हो तो वहां पे आप फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हो, और वो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों रिकॉर्ड करते हो, फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हो। यहाँ पे हम रिकवरेबल अमाउंट से करते हैं, और रिकवरेबल अमाउंट में ना हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते हैं। मैंने बोला फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते हैं, बताया ना, वहां सिर्फ फेयर वैल्यू लेते हो। तो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। वहां सिर्फ फेयर वैल्यू से करते हैं, आपके पास में रिवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, वो सिर्फ इंडिया 16 और 38 की बात होती है। यहाँ पे और भी चीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन है। यहाँ रिकवरेबल अमाउंट देखते हो, और यहाँ रिकवरेबल अमाउंट में जब निकालते हो तो वैल्यू इन यूज और एफपीएल सीटीएस है, इट इज नॉट ओनली फेयर वैल्यू, तो वो चीज आती है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि सर अगर हमने कभी पहले रिवैल्यूएशन मॉडल किया था, हमारा पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था, तो अब हम क्या करेंगे? तो ध्यान सुन, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मशीनरी खरीदी थी 40 लाख के 8 साल, डेप्शन लगाई इतने पे आ गया, डेप्शन लगाई इतने पे आ गया। आज हमने इंडिया 16 के अंदर में रिवैल्यूएशन करी, प्लीज समझना, अभी इंडिया 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, तो बेटा रिवैल्यूएट अमाउंट मान लो 45 लाख है, तो 30 से 45 लाख पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? एंट्री डालेंगे ना, हमने सीखी थी वहां इंडिया 16 में, पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो कहां जाता है? ओसीआईएनआर में, वो तो आइटम ऑफ ओसीआई है, ठीक है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 45 हो गया, बढ़ गया। आगे की डेप्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है जी। अब मैंने डेप्शन लगाई इतने पे आ गया, अब मैंने डेप्शन लगाई इतने के आ गया। अब इस दिन जाके इंडिया 36 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, क्या हो रही है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। अब जब इंपेयरमेंट की टेस्टिंग होगी तो क्या निकालेंगे? रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। मान लो मैंने रिकवरेबल अमाउंट निकाला और आपके पास में रिकवरेबल अमाउंट 8 लाख है, वो दिख रहा है कितने में? 30 पे, और 8 लाख है।
तो मेरे को कितने का लॉस बुक करना पड़ेगा? 22 लाख का लॉस बुक कितने करना है? 22 लाख का। नॉर्मल कोर्स में क्या बोलूंगा सर, एंट्री डालोगे इंपेयरमेंट लॉस 22 लाख है, तो इंपेयरमेंट लॉस टू मशीनरी और पीएनएल टू इंपेयरमेंट लॉस। अब वो बस इतनी सी बात बोलते हैं, ये एंट्री तो आपने डाली, वैल्यू कम होगी। कहता है जब आप अपने पास में अब इसे पीएनएल में नहीं भेजोगे, आप इस इंपेयरमेंट लॉस को पीएनएल में सिर्फ नहीं भेजोगे। कहता है पहले का तुम्हारा एक इंक्रीज पड़ा है, तुमने पहले किसकी वैल्यू बढ़ाई थी, रीवैल्यू किया था, तो तुम्हारा रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा है ना पिछला, तुमने इसका कभी गेन बुक किया था, इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा थी तो इंक्रीज दिखा रखा है। कहता है आपका तो इंपेयरमेंट लॉस है, तो कहते हैं पहले उसे यूज करने का है, तो आप पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करेंगे 15 लाख जो पड़ा है, बाकी डिफरेंस पीएनएल में लेके जाएंगे। तभी मैंने क्या बोला, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज होगा जितना बैलेंस है, बाकी पीएनएल यूज होगा, बाकी पीएनएल यूज होगा, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व फिर पीएनएल यूज होगा। अगर रिवैल्यूएशन आपके पास कभी करा था, देखो अगर रिवैल्यूएशन में डिक्लाइन था बुक तो वो तो तब भी पीएनएल गया, और अब तो इंपेयरमेंट लॉस जाएगा तो भी पीएनएल जाएगा, तो पॉइंट ही नहीं उठा। रिवैल्यूएशन में पहले कभी गेन पड़ा था, रिवैल्यूएशन सरप्लस था, तो पहले वो जितना पड़ा है उसको यूज करो, तो पहले वो अपने पास में यूज करो फिर। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली जाना है, क्या आपको पता है इंडिया 16 में बात सीखते थे, रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर में हमें ना ऑप्शन दिया जाता था, ऑप्शन, ये एंटिटी चाहे तो ये कर सकती है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसको हौले हौले करके हर साल जितनी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उतना अमाउंट हर साल रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग में भेज सकती है, पर वो ऑप्शन होता है, ऑप्शन होती है। इंडिया 16 की बात है, तो अगर हमें वो क्वेश्चन कहता है कि एंटिटी ने वो ऑप्शन अवेल किया था, मींस वो हर साल रिवैल्यूएशन रिजर्व से हौले हौले करके थोड़ा थोड़ा जितनी एक्स्ट्रा डेप्शन हुई है अब उतना अमाउंट हम रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस दिन हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग अब करने जा रहे हैं इंडिया 36 में, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में उतना अमाउंट ही नहीं बचेगा, अब तो कम हो चुका होगा। यस, तो हमें वो भी देखने का है। तो मैंने यही बोला स्पेशल केस, अगर एंटिटी ने ऑप्ट किया था ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्शन एडिशनल डेप्शन को रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग, और ये तभी करना है अगर क्वेश्चन बोलेगा। तो मान लो हमने भेजा कितना था, 15 लाख, अभी पिछले एग्जाम्पल है 15 लाख भेजा था ना, यस सर 15 लाख हमने भेजा था, ठीक है। अब 2 साल बीते थे, तो 2 सालों में एक्सेस डेप्शन हमारी पहले 7.5 लाख अब आ रही थी और पहले 5 थी, तो 2.5 लाख की एक्स्ट्रा डेप्शन है। ऐसा करने से जिस दिन मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग अब यहां से लेके यहां करूंगा, तो मेरा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 15 लाख गया था, क्योंकि अब मेरी डेप्शन पहले 5 से अब 7.5 होगी, तो 2.5 लाख को मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में भेज रहा हूँ ना, तो आज मेरा उसका बैलेंस भी तो कम ही बचा होगा मेरे प्यारे बच्चे, कम ही बचा होगा ना। यस, तो अब मैं जब डेबिट करूंगा तो मैं डेबिट ही मैक्सिमम 10 कर सकता हूं, मैं 15 लाख कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बैलेंस कितना था, अभी तो मैंने वर्ड क्या लिखा है, बैलेंस कितना है, बैलेंस, मैंने ये नहीं कहा पिछली बार रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना है, मतलब बैलेंस कितना है। अगर ये नहीं था तो पूरा बचा था, अगर एक्सेस को लेके जा रहे थे तो बचा ही 10 लाख है, ठीक है ना। बाकी पीएनएल से चला गया तो इंपेयरमेंट लॉस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। यस सर, अब मैं इसी को लेके बेटा क्वेश्चन आपके पास कराने भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है। देखो आपके बोला कंपनी ने परफॉर्म किया था वेल इन द पास्ट, बट वन ऑफ द मेजर आइटम ऑफ इक्विपमेंट में सफर हुआ था सिग्निफिकेंट अनएक्सपेक्टेड डिटोरेशन इन परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मैनेजमेंट आपके बोल रहे हैं एक्सपेक्ट करती है कि मशीन को हम 4 साल यूज करेंगे इस डेट के बाद, पर रिड्यूस लेवल पे और स्क्रैप कर देंगे, ठीक है जी। हमें अगले कैश फ्लोज दे रहा है अगले 4 सालों के, तो ये कैश फ्लोज आपको दे दिए इन थाउजेंड है, ठीक है जी। यस सर, अब आप कैश फ्लोज एज्यूम हो रहे लास्ट डे पे, वो डिस्काउंट रेट दे रहे 9% है, और आपका अगर बेचोगे ना आज इसे तो इतने मिलेंगे 6 लाख रुपए, ठीक है जी। और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आएगी 96,000, तो इससे क्या निकलेगा एफपीएल सीटीएस, ठीक है जी। मशीन का प्रीवियसली कभी क्या था, अमाउंट ऑफ 36,000 पड़ा है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, कभी रिवैल्यू क्या था तो उसका आज 36,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा है बेटा, ठीक है ना। और आज उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 6,60,000 है, 6,60,000 है, ठीक है ना। अभी इतने से मैं पढ़ता हूँ, लास्ट की जो ये वाली लाइन है ना मैं इसको अलग से पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो 660 मेरा कैरिंग अमाउंट है, ठीक है जी, देख सकते हैं। रिकवरी अमाउंट क्या होगा सर, 2 में से हायर, तो मेरे को 2 वैल्यू क्या है, व्यू क्या है, ये कैश फ्लोज मेरे को दे रखे हैं और डिस्काउंट रेट मेरे को 9% दिया हुआ है, तो मेरे पास में चारों कैश फ्लोज है, डिस्काउंट रेट 9% है, ये मैंने निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू। और एफपीएल सीटीएस क्या होगा सर, फेयर वैल्यू दे रखी थी 6 लाख और खर्चा लगेगा आपके पास में 96,000 का, तो 6 माइनस 96 ये। अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे हायर क्या है, ये है कैरिंग अमाउंट है इतना, रिकवरेबल अमाउंट है इतना, तो क्या मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, यस, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया इतने का, ठीक है ना। अब ये रूल क्या है सर, पहले यूज करो रिवैल्यूएशन सरप्लस को देन विद द पीएनएल, तो क्योंकि मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस में 36 पड़ा है पहले का, तो मैं पहले उसे ही यूज करूंगा, फर्स्ट एडजस्ट विद रिवैल्यूएशन सरप्लस 36, रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। और ऐसा करने के बाद मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट अब कम हो जाएगा, आने वाले सालों की डेप्शन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ अब 4 साल बची थी। एक छोटा सा पॉइंट जो क्वेश्चन ने बोला था कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड इट मे कंपनसेट द कंपनी फॉर एनी लॉस इन वैल्यू ऑफ द एसेट अप टू रिकवरमेंट,
कहता है कि आप ये बताइए कि सरकार ने बोला हुआ है कि वो ऐसा कर सकती है, मे कंपनसेट है, और हमें ये बोला हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी वुड बी सेट ऑफ एंड हाउ द कंपनसेशन वुड बी अकाउंटेड फॉर। कह रहा है अगर आपको बोला गया है कि वो कर सकते हैं आपके इम्पेयरमेंट लॉस की जो है एक तरीके से कंपनसेट, तो उसका क्या करोगे। तो सिंस गवर्नमेंट मे कंपनसेट बोला है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा, वो तभी करेंगे जब वो रिसीवेबल है। देखो फायदे की बात है, पक्का ही पक्का जब होगा। वर्ड क्या लिखा था, मे कंपनसेट है, ठीक है ना, तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे पोटेंशियल गवर्नमेंट रिसीट को, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि बोला था इट मे कंपनसेट, सरकार शायद ही कंपनसेट करे, पक्का तो ना कि करेगी करेगी, तो इसलिए तो वो आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है ना कि पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से हम उसको रिकॉर्ड करने के बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। देन हमारे पास बेटा हमने ये वाली बात सीख ली सारी की सारी, यस सर। एक आपके पास अब छोटा सा पॉइंट है बिफोर मैं आगे बढ़ूं, सर्कमस्टांसिस जहां पे एफपीएल सीटीएस और व्यू को हम नहीं पता कर सकते। क्या चीज आ रही है, एफपीएल सीटीएस निकालना है, रिकॉर्ड अमाउंट का, व्यू निकालना है। अब हम ये कहते हैं, ध्यान सुनना, अगर व्यू अवेलेबल है मतलब आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोज है और उनके आप आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, पर एफपीएल सीटीएस नहीं पता कर, मतलब मैं ये नहीं पता कर सकता यार क्योंकि मार्केट नहीं है मेरे एसेट की कि मैं बेचूंगा तो कितने मिलेंगे, भाई मेरे को ही नहीं पता कि मैं बेचूंगा तो कितने मिलेंगे, तो अब एक वैल्यू नहीं पता भाई, एफपीएल सीटीएस नहीं पता, तो क्या करोगे। तो वो कहते हैं सिंपल सी बात है, आपको कैश फ्लोज है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पता है व्यू, तो उसे ही रिकवर अमाउंट मान लेना, तो रिकवर अमाउंट क्या हो जाएगी, व्यू ही हो जाएगी। मतलब कि अगर एफपीएल सीटीएस नहीं पता तो आरए विल बी इक्वल टू व्यू, और फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेना, इंपेयरमेंट लॉस कर लेना। बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइसा वर्सा का मतलब, मान लो एफपीएल सीटीएस पता है, बेचकर कितने मिलेंगे वो पता है, बट व्यू नहीं पता। व्यू नहीं मतलब उस एसेट से जो फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे उसके आज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता। सर एसेट से फ्यूचर कैश फ्लोज तो पता चलेंगे, एसेट होता ही क्या जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, बेटा वो इसलिए नहीं पता, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वो एसेट अपने आप में इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। मतलब मैं जिस एसेट की बात कर रहा हूं, मैं एक मशीन की बात कर रहा हूं, भाई वो मशीन अपने आप में कैश फ्लो जनरेट नहीं करती ना, मशीन के साथ और भी 2-4 और एसेट है वो जुड़कर कैश फ्लो जनरेट करते हैं, तो उस केस में उस इंडिविजुअल मशीन की मैं नहीं पता कर पा रहा कैश फ्लो, तो क्या मैं ये बोल दूंगा, क्या मैं ये बोल दूंगा कि अब एफपीएल सीटीएस को ही रिकवर अपने पास रिकवर अमाउंट मान लो, वो कहता है नहीं, रिकवर अमाउंट उस एसेट का नहीं जान सकते। आप ये बोलोगे कि आरए नहीं जान सकते, रिकवर अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो इंपेयरमेंट की टेस्टिंग किस में होगी, सीजीयू में होगी। सर ये सीजीयू क्या है, तो बेटा इसे समझने जा रहे हैं, इसे समझने जा रहे हैं। तो कैश जनरेटिंग यूनिट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट ही तब आता है, ये कॉन्सेप्ट ही तब आता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये बोलते हैं कि हमारा एक एसेट जो होता है ना वो इंडिविजुअली अपने आप में कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा, पर वो मिलके कर रहा है। तो हम अपने पास में मान लो 2 एसेट 3 एसेट 4 एसेट मिला के अपने पास बोल रहे हैं कि कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो मैं आपके पास यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सीजीयू क्या है, कैश जनरेटिंग यूनिट, ग्रुप ऑफ एसेट जो जनरेट करते हैं इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, मतलब मिनिमम ग्रुप ऑफ एसेट, कम से कम कितने एसेट से मैं जोड़ूं जो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट करते इकट्ठे में मिलकर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ रहा है, अभी मैं इसमें गुडविल कॉर्पोरेट नहीं ले रहा, वो अलग है मेरा, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा हूं। मान लो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना खोला बेटा चंडीगढ़ में, तो देयर इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। अब मेरे को बताओ कि वहां पे मेरे पास कैमरा है, मेरे पास लैपटॉप है, तो मुझे बताओ क्या वो इंडिविजुअली मेरे को कैमरा जो है वो मेरे को कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, मुझे पता चल सकता है, नहीं। इंडिविजुअली लैपटॉप है वो कर रहा है, नहीं। मेरे पास इंडिविजुअली माइक है वो कर रहा है, नहीं, पर ये मिलकर कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं ना। जो बच्चों से फीस आ रही है, जो मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जो उसमें बच्चों से फीस आ रही है और वो खर्चा करके जो मेरा कैश फ्लो आएगा वो है ना, तो वो कहता है यही चीज आपके पास आ रही है। एक एसेट इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेटिंग कर रहा है पर वो मिलकर आपके पास में कैश फ्लो जनरेट करने जा रहे हैं, तो उस केस में आप अपने पास में कैसे करेंगे, तो वहां पर में कॉन्सेप्ट आता है सीजू का। तो कहता है आपने इन सारे एसेट्स को, मान लो मैंने, होते तो बहुत सारे एसेट्स हैं तो 3 लिए, कहते हैं इन तीनों एसेट्स को मिला के आपके पास एक बन जाएगा यूनिट। सर इन तीनों एसेट को हमने चिपका देना है, कैरिंग अमाउंट ऐड कर देने हैं, नहीं, किताबों में कुछ नहीं करना, वर्किंग के लिए एक है, वर्किंग के लिए एक मान के चलना। तो कैरिंग अमाउंट हमारे को मान लो दे रखी है तीनों की, अब मुझे रिकवर अमाउंट इकट्ठे में पता है ना, तो ये तो कॉन्सेप्ट आ रहा, मुझे इंडिविजुअली पता ही नहीं था क्योंकि इंडिविजुअली कैश फ्लो नहीं पता था, तो इकट्ठे में पता है। क्या इंपेयरमेंट लॉस आया, यस सर 700 पे दिख रहा है, 560 है तो कम करनी वैल्यू 140 का इंपेयरमेंट लॉस है। सवाल उठा है इंपेयरमेंट लॉस किसको बांटू, जिसकी वैल्यू ज्यादा है कम है उसको, नहीं, कहता है सिंपल सी बात है, जितने एसेट्स है ना उनकी अपनी अपनी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांट दो। तो कहते हैं इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो का 2:1, इस 2:1 में प्रोपोर्शनेटली आपके पास इंपेयरमेंट लॉस को डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात हो रही है। तो वो यही कह रहा है कि जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो आपने क्या करना है, अगर वो सीजीयू है, सीजीयू क्या होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ एसेट्स जो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट करते हैं, जो अपने, क्योंकि वो इंडिविजुअली जनरेट नहीं कर रहे हैं तो इकट्ठे करके कर रहे हैं, तो उनके इसमें इंपेयरमेंट लॉस को क्या करना है, वो उनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांट देना है, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगा माइनस करके उनका।
तो ये एक वर्किंग में हो रहा है। किताबों में ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी किताबों में एक ही एसेट है 700 का, या अब एक ही एसेट है आपके पास 560 का माइनस करके। नो, किताबों में 3 अलग अलग एसेट, ये वर्किंग के लिए हो रहा है बेटा, ये वर्किंग के लिए हो रहा है, ठीक है ना। अब अगला इसमें आता है बेटा गुडविल। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे पास गुडविल का कॉन्सेप्ट है ना, गुडविल हमने बोला था ना कौन सी, एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, बेटा उसकी टेस्टिंग ना हमेशा हमेशा सीजीयू में होगी। गुडविल की टेस्टिंग हमेशा सीजीयू में होगी। सर क्यों बेटा? क्योंकि गुडविल कभी भी इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करती। गुडविल क्योंकि ये कौन सी है सर? ये गुडविल हमारे पास है इन डेज 103 वाली, और ये कौन सी है? गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो मैंने अगर किसी के अपने पास बिजनेस को एक्वायर किया था तो उस समय आपके पास जो गुडविल आ रही है, तो बेटा ये वो वाली ही आपके पास है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ सबसे पहले, क्या गुडविल कभी भी अपने आप में इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट करते हैं? मेरे को बताओ, मैंने किसी के बिजनेस के लिए उसको गुडविल अपने पास में पे करी है, गुडविल के नाम का दिया, सेल्फ जनरेटेड तो किताबों में दिखाते नहीं, इंडेक्स 38 साफ ये बात बोलता है। तो गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली ही आएगी। अब जब गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली आएगी, क्या कभी भी गुडविल मैंने किसी के बिजनेस को खरीदा, मान लो वो पर्सन अपने पास चिप्स अपने पास बनाता, तो मैंने उसके बिजनेस को खरीद लिया, क्या मैं बोलूंगा कि उसकी जो रेपुटेशन के नाम की है उसी की इकलौते वजह से सिर्फ कैश फ्लो जनरेट हो रहे? द आंसर इज नो। तो इसलिए कभी भी जो गुडविल है ना, वो आपके पास इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। हम ये नहीं बोलते कि गुडविल अपने आप में कैश फ्लो जनरेट, भाई पूरा बिजनेस है, सारे एसेट्स मिलकर है तो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। आप ये नहीं बोलेंगे सिर्फ रेपुटेशन हो जाएगा, आपको सर्विस देनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, तो ही बिजनेस में कैश फ्लो आएंगे। गुडविल अकेली कभी भी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, इसलिए गुडविल पार्ट ऑफ सीजू है। अब जो गुडविल पार्ट ऑफ सीजू आ रहा है, और ये कौन सी वाली है? जो एक्वायरिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली होती है, तो उस केस में उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो यहां पर में बेटा हमारे कुछ केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सीजू में बढ़ती है क्योंकि इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इसका पॉसिबल, जैसे मैंने बोला, होता नहीं है। तो हम इसमें बोलते हैं बेटा या तो गुडविल एलोकेबल है या गुडविल अनएलोकेबल है। एलोकेबल मतलब क्या होता है कि मैं गुडविल को सीजू में बांट सकता हूँ, सीजू में बांट सकता हूँ, और एक होता है मुझे बांट ही नहीं सकते। अब सवाल उठते हैं जब हम सीजू में बांट सकते हैं, सर सीजू में बांटने का मतलब, तो बेटा हमारे पास क्या है, मान लीजिए 2 सीजू है, मैंने बोला मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में भी है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मोहाली में भी है, मेरा 2 जगह है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली दोनों जगह के मेरे एसेट्स हैं अलग अलग। क्या वो अपने आप में अलग अलग सीजू है? यस, क्योंकि जो चंडीगढ़ में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, जो मोहाली में मेरा है वो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो वो अपने आप में दे आर 2 सेपरेट सीजूज, 2 सेपरेट सीजूज। मैं ये कहता हूं कि जो गुडविल है वो सिर्फ मान लीजिए एक सीजू के लिए, तो लेटर से 2 सीजू है, सीजू ए सीजू बी। सीजू ए में 3 एसेट्स ये थे, सीजू बी में 3 एसेट्स थे। वैसे तो देखो 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, एसेट तो दोनों जगह सेम होंगे, मैंने नाम अलग अलग इसलिए लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में, नहीं तो दोनों जगह में कैमरा एसी सब होगा ना, पर आपके दिमाग के लिए मैंने नाम ऑफ एसेट्स ही अलग अलग ले लिए, समझे मेरी बात को। तो मैं ये कहता हूं, अब मान लो हमें वो कहता है कि गुडविल जो है वो सिर्फ सीजू ए के लिए है, मतलब जो कैश फ्लो जनरेट करे जा रहे हैं वो सिर्फ सीजू ए में ही आपके पास गुडविल एट्रीब्यूटेबल है। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अपने पास गुडविल को सिर्फ सीजू ए में रखो, तो उसका जो अमाउंट है वो इसमें रखो, ये सबके कैरिंग अमाउंट आगे यहाँ आ गया, रिकवर अमाउंट आपको क्वेश्चन देगा। अब आपका इंपेयरमेंट लॉस है, क्या सर ये इंपेयरमेंट लॉस सारे का सारा इन चारों की रेशियो बांटना है? वो कहते हैं नहीं, लॉजिकल बात, कहता है जी सुनो, कहता है सबसे पहले जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा ना, सारे का सारा गुडविल में बांटने का है, सारे का सारा गुडविल में बांटने का है। सर सारे का सारा गुडविल में क्यों बांटने का है? बेटा वो इसलिए बांटने का गुडविल में क्योंकि हमने बोला गुडविल मतलब हमने रेपुटेशन के नाम के अपने पास दिए हुए हैं। अगर हमारे पास आज इंपेयरमेंट हो रही है, रिकवर अमाउंट कम हो गया, तो भाई किस बात की तुम्हारी गुडविल है जी तुम दिखा रहे हो? गुडविल का मतलब ही क्या है कि तुम्हारे बिजनेस की आपके पास रेपुटेशन है, तो वो उसकी वजह से आप अपने पास दिखा रहे हैं, ये ऑब्वियसली बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली है। तो उस केस के अंदर मेरे को बताओ, जब आपके पास इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है तो फिर क्या ही की बात की गुडविल है? तो इसी वजह से सबसे पहले जो लॉस एट्रीब्यूटेबल होगा वो सबसे पहले गुडविल को ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो पहले आपके पास गुडविल में जाएगा सारे का सारा 120, और जो बचा हुआ 70 है वो इन तीनों के कैरिंग अमाउंट की रेशियो में जाएगा, वो इन तीनों के कैरिंग अमाउंट की रेशियो में जाएगा। तो हमारे पास अगर एक ही सीजू को बेनिफिट मिल रहा है तो एलोकेट इंपेयरमेंट लॉस टू दैट सीजू एज पहले गुडविल को, फिर रिमेनिंग लॉस कैरिंग अमाउंट की रेशियो में, ठीक है सर। अगर एक से ज्यादा सीजू में है, मतलब गुडविल का बेनिफिट एक से ज्यादा, मतलब इस वाले में तो सीजू में थे ही नहीं ना गुडविल, तो इसका तो नॉर्मल हो गया, अब इसमें इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं है, वो तो ज्यादा है आ रहे। अब अगर हमारे को बोलता है खुद एक से ज्यादा में रेशियो दे दी, खुद ही बोल रहा है कि मान लो जो 120 गुडविल थी वो इस 3:5 की रेशियो बांट देनी है, तो ठीक है, फिर वो 3:5 की रेशियो बांट दो, 45 इधर आ जाएगी, 75 इधर आ जाएगी। अब जहां पे इंपेयरमेंट का लॉस आया है वहां पे पहले गुडविल को ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। फिर इस वाले में नहीं आ रहा तो इस वाले में नहीं आएगा, तो सिंपल है। मतलब बस इतना सा रूल है, अगर गुडविल बांटी जा सकती है, चाहे वो एक सीजू में या रेशियो बांट रही हो, तो वैसे बांट दो और फिर इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करो, ठीक है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग बस एक ध्यान रखना है
कि आपको पहले लॉस गुडविल को सारे का सारा डालना है, पहले जितनी गुडविल की वैल्यू है, उसके बाद जितना एक्सेस है उस केस में वो रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ वाक्यों में बढ़ जाएगा। ये हमारे पास एक प्रकार से नियम की बात होगी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। और जिसमें आया नहीं वो आया नहीं। अच्छा, अब आता है अगर अनएलोकेबल है। अनएलोकेबल का बेटा मतलब होता है कि हम बांट ही नहीं सकते। अनएलोकेबल का मतलब होता है हम बांट ही नहीं सकते, वो किसी एक इंडिविजुअल चीजों में बांट नहीं सकते, वो इकट्ठे में। तो व्हेन वी कैन नॉट एलोकेट, तो वो हमारे पास एक दूसरा तरीका करने का, वो कहता है पहले हम इंडिविजुअल सीजीओ की टेस्टिंग करेंगे बिना गुडविल के। तो हम गुडविल को लेंगे ही नहीं, हम गुडविल को लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम बांट ही नहीं सकते कि वो किस सीजीओ के लिए है, किस सीजीओ के लिए हमें पता ही नहीं। तो उस केस के अंदर में आपके पास में क्या होगा, जो लॉस आया रेशियो बढ़ गया, ये हमारे कैरिंग अमाउंट आ गए। यहाँ पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी नहीं, क्योंकि आपके पास ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने कंबाइन करना है सीजीओ ए और बी को, प्लस आपने क्या कर देना है गुडविल। अब आपका एक स्टेप 2 आया, पहले इंडिविजुअल सीजीओ की टेस्टिंग करी बिना गुडविल के, और अब इकट्ठे करके करेंगे गुडविल को मिला के। तो आपके पास सीजीओ ए ये एक हो गया, जिसके अंदर में 3 एसेट थे और इनके रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेने हैं, ठीक है ना, रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेने। सीजीओ बी हो गया, ये एक हो गया आपके पास में, जो कि हमारे पास इनके कैरिंग अमाउंट यही, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस था नहीं, तो इन तीनों का मिला के ये आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास गुडविल है 120, क्योंकि एलोकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ गई, तीनों का मिला के कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट आपने जो इम्पेयरमेंट के बाद लेने हैं, जो इंडिविजुअल सीजीओ के, फिर रिकवर अमाउंट हमें टोटल क्वेश्चन देगा। अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, तो वो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस जब आएगा, अगर आ रहा है हमारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा, तो ये आपका सारे का सारा गुडविल को ही जाने का है, ये सारे का सारा एलोकेटेड टू गुडविल ओनली होगा। हेयर इम्पेयरमेंट लॉस आपके पास 120 से ज़्यादा भी नहीं होगा। पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की इंडिविजुअल जब इम्पेयरमेंट हो चुकी है, तो कभी भी आपके पास यहाँ पर में जो नुकसान है ना, वो ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू जो डिफरेंस है वो 120 से भी ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि इनकी हो चुकी है इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट जो है, तो कभी भी होगा ही नहीं ऐसा। तो यहाँ पे बस सारे का सारा किस में ही जाएगा, गुडविल में जाएगा बेटा। तो ये सिर्फ किस लिए किया गया टेस्ट, गुडविल के इम्पेयरमेंट के लिए गया, कि होगी कि नहीं होगी, और होगी तो सिर्फ गुडविल की होगी, होगी तो सिर्फ गुडविल की ही होगी। तो देखो मैंने आपके लिए समरी बना दी, अगर एलोकेबल है एक ही सीजीओ बांट सकते हो तो उसमें बांटो, पहले लॉस हमेशा गुडविल को जाएगा, फिर बाकी की कैरिंग अमाउंट। एक से ज्यादा रेशियो दे रहा है तो बांट दो, एलोकेबल ही तो होगी ना, और वही शेप करना है। अच्छा, अनएलोकेबल है तो पहले इंडिविजुअल सीजीओ विदाउट गुडविल, फिर ऑल सीजीओज एंड गुडविल टुगेदर, और एंटायर आपका इंपेयरमेंट लॉस गुडविल को ही जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीजीओ तो ऑलरेडी इंपेयर हो चुका है। अब इसी के बाद बेटा एक और चीज आती है, दैट इज कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट्स, तो कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है सर, ये होता है वो एसेट, अब मेरा हेड ऑफिस है, अब आप मान के चलिए जो एंटिटी कंपनीज वगैरह होते हैं बेटा, उनकी जो फैक्ट्रीज है जहां से मैन्युफैक्चरिंग होकर आपके पास में हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग होकर तो फैक्ट्रीज तो अलग अलग शहरों में है, पर उनके जो मेन हेड ऑफिस बने हुए हैं जहां सिर्फ स्टाफ वगैरह बैठ रहा है, आपके पास एचआर डिपार्टमेंट बैठ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठ रहा है, वो अलग है, वो एचओ ऑफिस है। क्या वो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, या वो सिर्फ और एंटिटीज को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? सर वो तो पूरी एंटिटी को सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एचओ एसेट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स हो गए, लाइक एचओ की बिल्डिंग कॉर्पोरेट एसेट्स में आ गया, कॉर्पोरेट ऑफिस है, रिसर्च यूनिट वगैरह है। तो इंडिविजुअल कैश फ्लोज आपके पास आर नॉट रियलाइज, तो यहाँ पे आप में कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे, ये अपने आप में इंडिविजुअली कैश नहीं जनरेट कर रहे, सो इनका कोई व्यू नहीं है, इसलिए इनकी इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं हो सकती। देखो मैंने आपको रीजन उसका भी बताया गुडविल का, कि इंडिविजुअल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गुडविल अपने आप में इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं करती। सेम तरीके से जो कॉर्पोरेट एसेट है वो अपने आप में इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, तो वो हमेशा सीजीओ में ही आता है। तो गुडविल और सीजीओ दो ऐसे एसेट्स आते हैं, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट दो ऐसी चीजें आती है जो सीजीओ में ही टेस्टिंग होगी, उनकी इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होती है। अब केसेस वही है, एलोकेबल है या अनएलोकेबल है। अगर एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट्स होते हैं, अगर वो सिंगल सीजीओ को दे रहे हैं या एक से ज्यादा सीजीओ को दे रहे हैं, तो इस केस में बेटा प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझना मेरे पास, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। तो मान लो हमारे को सिर्फ सीजीओ ए को बेनिफिट दे रहे हो, किसको दे रहा है, सिर्फ सीजीओ ए को, कॉर्पोरेट एसेट है 100 का, वो सिर्फ सीजीओ में, आपका इंपेयरमेंट लॉस आया 160 का। आप क्या बोलेंगे, सर गुडविल वाला नियम लगाते हैं ना सर, पहले कॉर्पोरेट एसेट को, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं हो रही थी इसलिए वो आ रहा था, पहले उसको दे दो। अरे नहीं, मैंने कभी ये बोला, गुडविल के पीछे कारण था, क्योंकि हम यही बोल रहे थे कि जब आपको इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है तो किस बात की गुडविल, तो सारा लॉस पहले गुडविल में डालो, फिर बाकी की कैरी अकाउंट की इमेज दिखाओ। पर कॉर्पोरेट एसेट तो एक नॉर्मल एसेट ही है ना भैया, एचओ की जो बिल्डिंग है वो तो एक नॉर्मल बिल्डिंग है ना, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, वो भी तो एक नॉर्मल एसेट है। तो उस केस में ये नहीं बोलना कि आपके पास पहले सारा लॉस कॉर्पोरेट एसेट को, भाई वो रेशियो में ही जाएगा, वो 2411 की रेशियो में ही जाएगा। ये नहीं बोलने का कि सारा इंपेयरमेंट लॉस, जैसे आपने अभी गुडविल वाले में सीखा, वो नियम अलग है, गुडविल का कारण अलग था, यहाँ कैरिंग, हाँ इसका ये इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग सीजीओ में होती है कॉर्पोरेट एसेट की, इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है।
हाँ वो इसमें तो था ही नहीं तो इसमें हुआ नहीं, ये पहला केस हो गया, ठीक है ना। तो एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस इन रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट। अच्छा अगर एक से ज्यादा में बांटा जा रहा है तो वही करना है, पहले रेशियो बांट दो, वही है रेशियो बांट दिया 2:3 मान लो जो भी है, और रेशियो बांटा तो फिर रेशियो में अलग अलग आ गया। अब जहां इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है वहां कर देंगे, बांटेंगे कैरिंग अमाउंट की रेशियो में, बांटेंगे कैरिंग अमाउंट की रेशियो में, और यहाँ पे लॉस है ही नहीं तो यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और फिर आता है अनएलोकेबल। अनएलोकेबल कब है? जब मैं उस कॉर्पोरेट एसेट को बांट ही नहीं सकता, जब मैं उस कॉर्पोरेट एसेट को बांट ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमने वही करना है जैसे गुडविल में था, टेस्ट करना है इंडिविजुअल सीजीएस को विदाउट कॉर्पोरेट एसेट्स। तो बिना कॉर्पोरेट एसेट के तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एसेट नहीं है, उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, और फिर आते हैं आपके पास में कंबाइन करना है कॉर्पोरेट को, तो इसका वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट आती है आफ्टर इंपेयरमेंट, और यहाँ पे डल गया कॉर्पोरेट एसेट, ठीक है ना। उस केस के अंदर अब जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो हम अपने पास क्या फिर से सारे एसेट्स की रेशियो बांटेंगे, जो नॉर्मली रूल बोल रहे थे वो तो यही बोल रहे थे ना सब में बांटेंगे, नहीं। मुझे बताओ ये क्यों कर रहे हो? सर ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट को बांट नहीं सकते थे। भाई ये वाला स्टेप तो इसलिए आया ना एग्जांपल, जब हम कॉर्पोरेट एसेट को किसी एक सीजीयू का पार्ट नहीं बना सकते थे, ना किसी एक का, ना रेशो में बांट सकते हैं, इसलिए आपके पास ये वाला एग्जांपल 3 आ रहा है। तो कहता है इसलिए क्योंकि इनकी तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो ही चुकी है, तो अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट एसेट के लिए हो रहा है, तो ये सेम ही लग जाएगा जैसे गुडविल में था। तो यहाँ पे आपके पास इंटायर टू कॉर्पोरेट एसेट ही होगा, और इस केस में जितनी कॉर्पोरेट एसेट की वैल्यू है उससे ज्यादा कभी भी यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम एज अनएलोकेबल गुडविल ही है। तो फर्क कहाँ है गुडविल और अनएलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट का? सबसे पहले गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट की जो टेस्टिंग होती है वो हमेशा सीजीयू में ही होती है, ये बात सत्य है। अब वो यहाँ एलोकेबल है अनएलोकेबल है, ठीक है ना। जब एलोकेबल होती है ना, चाहे वो एक सीजीयू में एक से ज्यादा सीजीयू में, बस फर्क इतना है, गुडविल अगर पार्ट ऑफ सीजीयू है, उस पर्टिकुलर सीजीयू का पार्ट है, चाहे वो एक में थी या भटकी आ रही थी रेशो में, उस केस के अंदर पहले लॉस गुडविल को जाएगा, फिर बाकी के कैरिंग मोड में जाएगा। जबकि कॉर्पोरेट एसेट में वो एक नॉर्मल लाइक अदर एसेट, तो रेशियो ऑफ कैरिंग मोड में ही जाएगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, जब अनएलोकेबल का आता है, चाहे वो कॉर्पोरेट एसेट गुडविल है, वो इसलिए वो करा जा रहा है कि 2 स्टेप्स में, कि पहले विदाउट गुडविल या कॉर्पोरेट एसेट और फिर विद है, क्योंकि हम उसकी नहीं कर पा रहे थे एलोकेशन। तो उस केस में जो भी लॉस आएगा वो आपके पास, जैसे गुडविल में गुडविल को पहले जा रहा था, यहाँ पे वो आपका कॉर्पोरेट एसेट को पहले जाएगा, ठीक है ना। क्या ये बात भेजे में बैठी? क्या ये बात भेजे में बैठी? यस सर। अब मैं इसी को एक बार के लिए यहाँ पढ़ भी दूँ। यस सर, देखो, कैश जेनेटिक यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज होते हैं। वो आपके पास एक सीजीयू है जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स है, कम से कम कितने एसेट्स को मैं इकट्ठा करूं ताकि वो कैश फ्लो जनरेट कर सके। समटाइम्स एक इंडिविजुअल एसेट का आरए नहीं जान पाते हो क्योंकि वो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, तो विदाउट कैश फ्लो व्यू नहीं जान सकते, तो आरए नहीं आ सकता। उन केसेस में एंटिटी को अपने पास आरए निकालना है उस सीजीयू का जिसको वो एसेट बिलोंग करता है, ठीक है सर। गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट जो होते हैं लाइक एचओ बिल्डिंग, दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट इंडिविजुअली, क्योंकि वो इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं करते, इसलिए हमेशा उनकी टेस्टिंग सीजीयू में होती है। इंस्टेड दे कंट्रीब्यूट टू कैश फ्लोज ऑफ अदर एसेट, तो उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब होगी? सिर्फ सीजीयू में होगी, ठीक है ना। अब आती है एलोकेशन जो गुडविल वगैरह की आ रही है। तो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट करे जाते हैं मल्टीपल सीजीयू में बेस्ड ऑन द रेशियो प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। वो सिंगल सीजीयू में या जो भी रेशियो दिया उसके हिसाब से बांट जाएगा, ये मैं आपको पॉइंट क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और अनएलोकेबल जो होगा उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है, मैंने आपको सिखाई दी। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा सर? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट करके, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट कैसे? जितने भी सारे एसेट्स हैं उन सबको ऐड कर देना उस सीजीयू का जो पार्ट है। उसमें क्या? पीपी है, इनटेंजिबल एसेट है, कोई करंट एसेट है, मान लो इन्वेंट्री वगैरह आपके पास। सर इन्वेंट्री की तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती नहीं थी, बट बेटा वो सीजीयू का पार्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने किसी के साथ में एग्रीमेंट वगैरह, उसे ऑर्डर वगैरह प्लेस करता हूँ, तो उसे मुझे बोला हुआ है कि आपके पास कम से कम इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन अगर मुझे सीजीयू का पार्ट जरूर बोल सकता है कि इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ सीजीयू, तो वो आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। गुडविल जितनी बांटी गई है, कॉर्पोरेट एसेट जितना बांटा गया, वो सारे ऐसे आ गए, जो बांटे जा रहे हैं वो सीजीयू का पार्ट है, वो सारे एसेट्स आ गए, ठीक है ना। फिर एलोकेट कैसे करोगे इंपेयरमेंट लॉस? पहले किसको करेंगे सर? पहले हमेशा गुडविल को ही करते हैं जितनी गुडविल है। बाद में किसको करेंगे? हमने बोला सर बाद में हम बाकी सारे एसेट्स को कर देंगे। कॉर्पोरेट एसेट भी तो रेशियो में आ रहा था ना, सिखाया था ना। यस सर, वो रेशियो में ही आ जाएगा। हाँ, किसको नहीं करते? एक्सेप्ट लॉस एलोकेट नहीं करना किसको? जो आउटसाइड द स्कोप है, जैसे इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, अगर वो सीजीयू का पार्ट थे तो कैरिंग अमाउंट में जरूर आ रहे थे ये, पर इन पे इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ सीजीयू, पर इंपेयरमेंट लॉस इसको नहीं बढ़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस बाकी एसेट्स को, पीपी को, इनटेंजिबल को, उनको बढ़ जाएगा। तो इनमें लॉस नहीं बांटा जाएगा, इनमें क्योंकि आउटसाइड द स्कोप है, इनमें नहीं बांटा जाएगा, ठीक है ना।
तो इनकी अगर हो रही है तो अपने इंडिविजुअल स्टैंडर्ड में आपके पास जैसे हो रही है, इन्वेंट्री का कॉस्ट और एनआरवी वाला करके लोअर लग जाता है, इंडेक्स 2 है, आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह लोन वगैरह तो उनके आपके पास कहाँ थे, इंडेक्स 109 में इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल, वो अलग बात है। और वो सीजू के पार्ट में हो सकते हैं जो मैंने बताया कारण, और उन पे इंपेयरमेंट लॉस स्टैंडर्ड का एलोकेट नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। और अनएलोकेटेड का तो मैंने बता ही दिया कि आपकी पहली हो रही है इंडिविजुअल विदाउट, और फिर इकट्ठे करके होती है। तो जब इकट्ठे करके होगी तो आपके पास कैसे आपके पास बांटा जाएगा, तो आपके पास हमारा एलोकेट कर जाएगा अनएलोकेबल जो भी गुडविल या अनएलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट है, वो सीजूस तो ऑलरेडी इंपेयर हो गए थे, तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया था, ठीक है ना। अब मैं आपके पास बेटा कुछ क्वेश्चन आपके पास दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सीजू वाले क्वेश्चन की आपके पास बात आती है तो आपको और क्लैरिटी मिलने की बात होती है, ठीक है ना। यस सर। तो कहते हैं सन लिमिटेड एक एंटिटी है जिसकी वेरियस सब्सिडरीज है, ठीक है जी। एंटिटी अपनी बुक्स क्लोज करता है हर साल, एंड 31 मार्च। 1 जुलाई को बेटा सन लिमिटेड ने एक्वायर करा 80% इंटरेस्ट इन प्लूटो लिमिटेड में, 80% एक्वायर के आपके पास में इंटरेस्ट 80% का डिटेल्स दे रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना, वैसे मैं बोलूँ ये वाला पार्ट ना आपका 103 का है, तो ये वाला पार्ट मैं समझा देता हूँ, बट अगर आपने 103 किया हुआ है तो आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। अपने आपने 103 नहीं किया हुआ, फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट सिर्फ मैं बच्चों को जब लेक्चर में करता हूँ पहले ये वाला सेंड करता हूँ, बोलता हूँ कि ये लिख के रख लो, पर 103 के बाद आपको समझ आ जाएगा, तो मैं लिखवा के छोड़ देता हूँ लेक्चर में, ठीक है ना। तो उसने बोला था जैसे कि सन लिमिटेड ने एक्वायर करे 8 लाख शेयर प्लूटो में, इशू करे 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 आपके पास जो एक्वायर्ड है, फेयर वैल्यू कितनी है 4 पे, और फेयर वैल्यू प्लूटो की 1.4 है, कॉस्ट ऑफ इशू दे रहा है, बाकी लीगल और प्रोफेशनल खर्चे दे रखे हैं, और फेयर वैल्यू आपके पास दे रखे है उसकी कितनी है 1.3 मिलियन है, ठीक है ना। और एनसीआई को किस पे दिखाना है, फेयर वैल्यू पे दिखाना है। अब ये बात तो उसने सारे लिखे, सारी 103 के, ये आपके पास में वैल्यू आपके पास गुडविल निकालने को है। तो इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा, ये मैं बोलता हूँ कि रीड आफ्टर 103, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पीसी है, पीसी क्या बेटा हम 8 लाख शेयर दे रहे हैं, और 2 फॉर एवरी 5 के हिसाब से आपके पास दे रहे, हमने 8 लाख शेयर एक्वायर करे, हम कितने दे रहे सर, हर 5 के बदले 2 शेयर दे रहे, और अपना शेयर हमारा किस पे सर 4 पे आपके पास दिया जा रहा है, 4 पे वैल्यू हमारा जो सन लिमिटेड का शेयर, कितने शेयर दे रहे हैं इंटू फेयर वैल्यू, पर ये 80% के लिए दिया जा रहा है, किसके लिए 80% के लिए दिया जा रहा है। अच्छा 80% के लिए बेटा जो है हमारे पास जो पीसी दी जा रही है वो हमारे पास 8 लाख शेयर दी है, तो 20% के कितने शेयर हो गए सर, 2 लाख शेयर हो गए। तो अगर वही 80% हमारे पास है, हमने 8 लाख शेयर उसके एक्वायर करे, उसके 8 लाख शेयर है जो हमने एक्वायर करा वो 80% के लिए, तो जो उसके बाकी 20% वो जो एनसीआई बना वो कितने शेयर हो गए सर, 2 लाख शेयर हो गए ना। उनको किस पे लेना है, क्योंकि आपके पास फेयर वैल्यू बोला हुआ है, तो उस कंपनी की फेयर वैल्यू पर शेयर कितनी है प्लूटो की 1.4, तो 2 लाख इंटू 1.4 करके एनसीआई आ गया, माइनस आईएन ने उसने वैल्यू दी थी 1.3 मिलियन, तो वो आ जाएगा 13 लाख। ये गुडविल आ गई, ये गुडविल को निकालने के लिए, बस गुडविल को निकालने। अच्छा जब 103 पढ़ते हैं पता चलता है कि जो भी इशू कॉस्ट ऑफ इशू है, जो भी आपके पास लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट है, वो इसका पार्ट नहीं होता गुडविल को निकालने का, वो गुडविल को निकालने का पार्ट नहीं होता, वो आपका पीएनएल में चले जाता है, खर्चा वगैरह जो भी होता है, ठीक है ना। ओके अब उसने बोला इसके 3 सीजूज है ए बी सी, ठीक है जी। जब उसने एक्वायर किया प्लूटो लिमिटेड को एक्वायर किया गया था, तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि गुडविल है वो तीनों में बढ़ जाएगी 2:1 की रेशो में, तो ये कौन सी गुडविल है, अनएलोकेटेड है कि एलोकेटेड है सर, एलोकेटेड गुडविल होगी। तो जो गुडविल आ रही है ना उसे इन तीनों की रेशो में बांट देना है, तो गुडविल 260 क्या है, इन तीनों में 2:1 में बांट दी, तो ये आपके पास एलोकेटेड गुडविल होगी। अब जो हमारे तीनों सीजूस है उन तीनों की कैरिंग वैल्यू दे रखी है बिफोर गुडविल, और उनका आरए दे दिया, तो ये हमारे सारे एसेट है, जब मैंने तो 3 एसेट लिए थे ना, ये मान लो वो जितने भी एसेट्स है वो एक एसेट बना दिया उन्होंने, वो इतना है, और एक गुडविल है, तो ये हमारे पास क्या दे दिया अदर एसेट्स, और गुडविल जो आपके पास बांट के आई, गुडविल जो आपके पास बांट के आई, टोटल हो गया। रिकवर अमाउंट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, देखो रिकवर क्वेश्चन 1000 में वैल्यू है, पहले में नील है तो आएगा नहीं कुछ, अगले में आपके पास में 4 है तो किसको जाएगा सर, गुडविल है तो पहले गुडविल को जाएगा, तो 104 के सारा लॉस गुडविल को जाएगा। अगले वाले में आपके पास में 102 है, सर गुडविल को 52 जाएगा और बाकी अदर एसेट्स को जाएगा। हाँ अगर ये अदर एसेट्स में 2 होते तो उनकी रेशो में जाता, 2 एसेट्स होते तो उनकी रेशो में जाता, ठीक है ना, वो मैंने रेशो कर, पहले गुडविल को जो एलोकेटेड गुडविल है फिर बाकी की रेशो में जाता। हाँ जी सर ये बात हमारे को क्लियर होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, और फिर हमने समरी बना दी इंपेयरमेंट लॉस की, कि जो भी इंपेयरमेंट लॉस है सीजू ए में कुछ आया नहीं था, सीजू बी में 4 आया था, वो सिर्फ गुडविल को गया था, इतना क्या था, और ये आ गया। हाँ एक छोटी सी बात है, क्योंकि जब हम सीखते अपने पास में 103 तो हमारा 80% हमारा था एक तरीके से होल्डिंग का हिस्सा है, 20% किसका एनसीआई का है, तो जो इंपेयरमेंट लॉस है वो 20% भी किसको एट्रीब्यूट होगा, एनसीआई को होगा। ये बात इंडेक्स 103 की वजह से आती है, 20% जो होगा वो किसको एट्रीब्यूट होगा, एनसीआई को होगा ना, तो वो एक लाइन लिखी हुई है हमारी लास्ट में, वो आप समझ आए थे बाद जब हम 103 कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट सीखने वाला है जो मैंने यहाँ पे नोट भी डाला हुआ है बच्चे के लिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है ना। आ जाते मेरे से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आप देखो पेपर में आया हुआ है 10 नंबर 8 नंबर का, ठीक है ना बेटा। तो इसमें 3 सीजूज है एबीसी,
कैरिंग अमाउंट बेटा दे रखा है उन लोगों का 31 मार्च 1 का, ऐसे बोला सीजीयू है एबीसी, कैरिंग अमाउंट दे दिया और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दे दी। तो सीजीयूज अलग अलग है, उनके अंदर में उनके कैरिंग अमाउंट और यूजफुल लाइफ है। इनके 2 कॉर्पोरेट एसेट्स है जिनकी रिमेनिंग लाइफ 20 साल है। ओके, कॉर्पोरेट एसेट एक्स, कॉर्पोरेट एसेट वाई, इसकी 600 है, इसकी 200 है। ये कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स जो कॉर्पोरेट एसेट है ये एलोकेट हो जाएगा रीजनल बेसिस पे, दैट इज प्रो राटा बेसिस पे टू इंडिविजुअल सीजीयू। तो ये एलोकेटेड हो गया, ये एलोकेट किया जा सकता है, किस में बांटा जाएगा, रीजनल बेसिस प्रो राटा बेसिस में। तो क्या आप प्रो राटा बेसिस में बांटेंगे, तो उस केस के अंदर में इसे हम बांट देंगे। हाँ, जो वाई वाला है वो कह रहा है उसे नहीं बांट सकते हैं इंडिविजुअल सीजीयू में, तो उसे बांट नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होंगे, 2 स्टेप होंगे, एक विदाउट, एक लास्ट वाला जो विद वाला है मिला के, ठीक है ना। और रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है बेटा आपको तीनों सीजीयूज का आपके पास में, और फिर कंबाइन का, ये कंबाइन का मार्को वो अनएलोकेटेड के लिए दे रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहला जो बस सवाल उठ के आता है ना, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, देखो वाई को तो आप बांट ही नहीं सकते, तो उसकी तो 2 स्टेजेस वाली टेस्टिंग है। जो एक्स वाला कॉर्पोरेट एसेट है उसे बांटा जा सकता है, सर उसे बांटना किस में है? देखो मैंने बोला था क्वेश्चन रेशियो सीधा दे देगा 2:1, जैसे पिछले में दी थी 2:1 में बांट दो गुडविल को, ऐसे यहाँ पे कोई रेशियो नहीं थी। उसने बोला आप ना क्या करो, प्रो राटा बेसिस बांट दो ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रो राटा बेसिस? ना द प्रो राटा बेसिस हेयर मीन्स कि आपके पास जो भी सीजीयूज है उनके अंदर जो भी एसेट्स के कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि उनकी यूजफुल लाइफ अलग अलग है तो बेसिस अलग अलग हो गया ना। तो आपने क्या करना है, उन सीजीयूज की जो भी कैरिंग अमाउंट है इनटू यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उस रेशियो बांटना, क्योंकि अलग अलग सीजीयू के अलग अलग कैरिंग अमाउंट है, अलग अलग यूजफुल लाइफ है। तो कंपेरेबल नहीं, तो वेटेड एक प्रकार से कर रहे हैं, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये रेशियो में ये रेशियो जो निकल के आएगी विच इज कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ। तो वेरेवर इट इज रिटन प्रो राटा बेसिस, तो दैट विल बी कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ। उस रेशियो में आपके पास में किसको बांटना है बेटा, इस 600 को डिवाइड करना है, इस 600 को डिवाइड करना है, इस 600 को आपके पास में ये डिवाइड कर देगा। ये कौन सा है, क्या किया हमने, अरे फटाफट बोलो ना क्या किया सर। ये हम स्टेप पता है क्या कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट एसेट की, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो नहीं दी बांटने के लिए कि कैसे बांटना है कि 1:1 2:1 ऐसे, तो उसने बोला प्रो राटा बेसिस में बांटना है। तो प्रो राटा बेसिस जो है वो रेशियो निकाल रहे हैं जिस रेशियो में कॉर्पोरेट एसेट एक्स को अलग अलग सीजीयूज में बांटा जाएगा, तो वो हमने बांट के वैल्यू निकाली है, वो हमने बांट के वैल्यू निकाली। और यही मैंने नोट यहाँ लिखा था, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि एलोकेशन प्रो राटा बेसिस पे होगी तो एलोकेट करेंगे बेटा मल्टीपल सीज में कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स इनटू यूजफुल लाइफ, उस तरीके से आपका बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं रेफरेंस भी आपके बच्चों को लिखवा देता हूँ लेक्चर में कि कौन से क्वेश्चन में पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, हमारा एसेट्स है और एक कॉर्पोरेट एसेट भी, अदर एसेट भी और कॉर्पोरेट एसेट भी, और वो कॉर्पोरेट एसेट वो अलग अलग सीजीयूज है, सीजीयू ए है, सीजीयू बी है, सीजीयू सी है। तो ये हमें सारे अमाउंट दे रखे हैं, उनके रिकवरेबल अमाउंट भी दे रखे थे, रिकवरेबल अमाउंट ये दे रखे, कैरिंग अमाउंट आपके पास ये दे रखे, और हमने बांट के तो वैल्यू ले ही आए हैं, तो वो करा। और आपके पास में इसमें इंपेयरमेंट लॉस नहीं, इसमें है सर सारे का सारा क्या कॉर्पोरेट एसेट, अरे नहीं यार वो गुडविल में है। जब आपके पास में गुडविल किसी सीजीयू का पार्ट होती है तो पहले गुडविल को जाता है, फिर बाकी एसेट्स के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में जाता है। पर कॉर्पोरेट एसेट में ऐसा नहीं, कॉर्पोरेट एसेट नॉर्मल एसेट है, उसकी टेस्टिंग सीजीयू में होती है, ठीक है ना। हाँ, पर आपका बटेगा किसमें, रेशियो बटेगा इन दोनों की रेशियो में, कैरिंग अमाउंट की रेशियो बटेगा, ठीक है ना। वो बचना कैरिंग, ये मत बोल देना कि पहले कॉर्पोरेट एसेट को सारा देंगे ना, वो गलत है, ठीक है ना। तो वो आ गया, और थर्ड में भी आ गया, वो कैरिंग अमाउंट की रेशियो में आ गया, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। फिर कंबाइंड इंपेयरमेंट टेस्टिंग में, सर कंबाइंड क्यों करनी है, हो तो क्या, अरे कॉर्पोरेट एसेट वाई भी तो था ना, तो वो एलोकेट नहीं कर सकते थे ना, तो उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग जो होनी है उसके लिए वाला स्टेप करना पड़ेगा ना। हाँ सर उसके लिए करना पड़ेगा। तो 3 सीजीयूज आ गए, तीनों के रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेने, रिवाइज कौन से लेने, इनमें तो यही है, इनमें ये है, तो 571 आया, 900 आया, और इनका ये दोनों ऐड करके आया, और कॉर्पोरेट एसेट वाई डल गया क्योंकि उसे बांट नहीं सकते थे, सबको ऐड किया, टोटल कैरिंग अमाउंट। और फिर टोटल आपकी सीजीयू की जो आपके पास में रिकवरेबल अमाउंट है वो है 3200, तो वो डाल दिया आपके पास में 3200। अब क्योंकि आर ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस होगा नहीं। हाँ, इस केस में अगर इंपेयरमेंट लॉस आता तो वो सारा कॉर्पोरेट एसेट वाई को जाता, वो इनको ना जाता। क्यों ना जाता, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो चुकी है, वो सिर्फ इसलिए करा जा रहा है स्टेप ताकि हम कॉर्पोरेट एसेट वाई की टेस्टिंग कर सके, समझे। आ रहे आप, समझ आया कि नहीं आया, हाँ सर अब समझ आ गया है ना। चलो, तो ये पता है होता है क्या, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाई, जो वैल्यूज आप लोगों को सिर्फ बोलता जाऊं ना तो समझ नहीं आता। जब आप ये वाले क्वेश्चंस करते हो जो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने किए होते हैं अपने पास में। हाँ, मैं इनको सॉल्व नहीं अब कराते, वो हम लेक्चर में करते रेगुलर बैच वगैरह में, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, वो आपकी रिवीजन हो रही होती है, आपको पता चलता है हाँ यार ऐसे किया था हमने, ऐसे किया था, तो ये कॉन्सेप्ट था, तो आपका रिवाइज हो जाता है इस बारे में, तो आपके क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाते हैं। और जब आप उन्हें हाथ से खुद सॉल्व करते हैं तो फिर आपका पूरा मजबूत और पक्का हो जाता है, बस वो आपके पास फायदा होता है, ठीक है ना। चलो, ये समरी हमने बना दी, कितना कितना केस एसेट में हुआ है, वाई का हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। चलो
अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। मुझे बताओ क्या यहाँ पे इस एंड में इंपेयरमेंट गेन आ सकता है? नहीं नहीं सर, इंपेयरमेंट गेन नहीं आ सकता सर, यहाँ पे हमने बात करी थी लॉस ही आएगा। ओके, बट होता है क्या बेटा, एक साल आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया क्योंकि रिकवरी अमाउंट कम था, अगले साल जाके रिकवरी अमाउंट बढ़ गया, तो वैल्यू से कि आपका इंपेयरमेंट गेन हो गया? नहीं, हम बोलेंगे हमने क्योंकि जो पहले लॉस बुक किया था हम उसको भी रिवर्स करने जा रहे हैं। भाई पिछले साल लग रहा था, पिछले साल हमें लग रहा था, ये चीज लग रही थी कि हमारे एसेट में इंपेयरमेंट लॉस हुआ है क्योंकि आर कम है। अब कंडीशंस चेंज होगी, कंडीशन चेंज होगी, अब जिससे रिकवरी अमाउंट बढ़ गया। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो पहले लॉस बुक किया था हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं, जो पिछले सालों में इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। तो पहले मैं उसको एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, फिर हम उसमें आगे और भी चीजें क्वेश्चन वगैरह सब करेंगे, ठीक है ना। तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस मैं एक पूरा स्टार्टिंग से लेकर समझा रहा हूँ, फिर लॉजिक वगैरह सब समझ आ जाएगा। मान लो एसेट 100,000 का है, लाइफ 10 साल है, डेप्शन लगाई, पहले साल की दूसरे साल की एसेट इतने पे आ गया। इस दिन मैंने इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करी, इंडिकेटर्स आए इंपेयरमेंट के, आपके पास में टेस्टिंग करी तो आरे आया मान लो आपके पास में 640, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा बेटा कितने का? 160 का, और वो कहाँ चला गया? पीएनएल में, ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह कुछ था नहीं। मेरा एसेट पहुंच गया 640 पे, और अब लाइफ कितनी बची? क्योंकि 10 में से 2 साल बीत गए तो 8 साल बचे। अब से डेप्शन कितनी होगी? 80 लगाई, ये वैल्यू इतने पे आ गया, फिर 80 लगाई, एसेट इतने पे आ गया। अब मान लो आपके पास में इंडिकेटर्स रिवर्सल क्या है? सर इंडिकेटर्स क्या है? जैसे उसके थे ना एक्सटर्नल इंटरनल, कहते हैं ये वही है, उन्हीं में अब अच्छी बातें दिख गई। जैसे पहले आपके पास में बुरी बातें लग रही थी, एक्सटर्नल इंडिकेटर वैल्यू कम होगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, वैसे इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गए हैं, हमें लग रहा था आपके पास में एसेट से फ्यूचर में कैश फ्लोज नहीं आएंगे, वो सारी वही चीजें अब अच्छी वाली होगी, रिवर्सल हो गया उन इंडिकेटर्स का। तो अब नॉर्मल इंडिकेटर्स का उल्टा बोल दो सिंपल भाषा में। तो अब ऐसे हालात हुए जिससे अब मैं अपने पास चेक करने जा रहा हूँ कि रिवर्सल को लेके। तो मान लो अब इस दिन आर ज्यादा है, सर 480 किताब में दिख रहा है, आर ज्यादा है, तो क्या हम अपने पास में जितना रिवर्सल हुआ मतलब जितना वैल्यू बढ़े हम सारी रिकॉर्ड कर ले? कहता है रुको रुको, हम यहाँ गेन नहीं बुक कर रहे, फिर से हम गेन नहीं बुक कर रहे, हमने पहले जितना इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। ओ अच्छा, यानी कि जो डिफरेंस 270 का है हमने सारा नहीं बुक करना, हमने जितना 160 हम मैक्सिमम उतना ही रिवर्स कर सकते हैं, तो हम 160 का रिवर्सल कर देंगे। नहीं रे बाबा नहीं, वो भी रुको सर, आप ही ने तो बोला 160। नहीं, इसमें थोड़ी सी लॉजिकल बात करता है। कहते देखो अब एक्चुअल रिवर्सल 270 है, पर मैक्सिमम रिवर्सल यू विल नॉट से 160, यू विल नॉट से 160। सर 160 तो वो किया था। कहता नहीं रुको, कहते ये वैल्यू हमें निकालनी हो तो इसके पीछे का पूरा लॉजिक है। कहते हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं मैक्सिमम कितना रिवर्स कर सकते हो विल बी कैरिंग अमाउंट निकालेंगे उस डेट पे अगर इंपेयरमेंट ही ना होती। मान लो अगर हमने ये इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करी ना होती पहले, तो आज की डेट में मेरे एसेट की कितनी कैरिंग अमाउंट होती? आज के मेरे क्या, तो मेरा एसेट 1000 का था, लाइफ 10 साल थी, और 2 साल तब भी थे, 2 साल अब भी थे, 4 साल बीत के ना, तो मेरा एसेट 600 पे दिखता आज। अच्छा, और आज कितनी कैरिंग अमाउंट है इंपेयरमेंट के बाद? आज मेरी कैरिंग अमाउंट है 480। कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेना है, दिस विल बी मैक्सिमम रिवर्सल, वो 120 है। सर पर हमारा तो 160 था, ये 120 कैसे पहुंच गया? उसके पीछे का भी लॉजिक है, उसके पीछे का भी लॉजिक है। मुझे बताओ क्या इंपेयरमेंट लॉस पहले बुक करने से दूसरे साल के बाद क्या थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की डेप्शन कम नहीं होगी? सोच के बताना। आप नॉर्मल कोर्स में 100 की डेप्शन बुक कर रहे थे, पर क्योंकि आपने जब लॉस बुक करके एसेट को कम पे लिया है, तो क्या आपकी डेप्शन भी 80 पे 20 से कम नहीं होगी? यस। तो इफेक्टिवली आपने खर्चा 20 का कम डाला ना, तो उतने का तो आप सेविंग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, उतने की तो सेविंग आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो ना मेरे प्यारे बच्चे। तो इसलिए वो कह रहा है 2020 की सेविंग तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जब आप अपना रिवर्स करोगे इंपेयरमेंट लॉस तो सारा 160 रिवर्स कर दो। तो लॉजिकली 160 में से 2020 की तो सेविंग आप रिकॉर्ड कर चुके हो, तो इसलिए वो जो मैक्सिमम बोल रहा है कि आप रिवर्स कर सकते हो वो 120 बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा पूरा 160 रिवर्स कर दो, वो ये नहीं कह रहा पूरा 160 रिवर्स कर दो, ठीक है ना। वो कह रहा है मैक्सिमम इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 120। उसे निकालने का तरीका क्या, लॉजिक समझा दिया। निकालने का तरीका सिंपल है, आपने देखना पहले एक्चुअल रिवर्सल कितना हो रहा है। भाई वो तो है आज कितनी वैल्यू है वर्सेस आज कितना आपके पास आ रहे हैं, तो रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे गेन नहीं हो सकता, हम पिछले लॉस को ही रिवर्स करने जा रहे हैं। पिछले लॉस एक्चुअल रिवर्सल देखा, मैक्सिमम कितना होगा, ये नहीं बोलना जितना पिछली बार बुक किया था, नो, हम बोलेंगे कैरिंग अमाउंट आज कितनी होती अगर इंपेयरमेंट करी ही ना होती वर्सेस कैरिंग अमाउंट इंपेयरमेंट के बाद। वो जो वैल्यू का डिफरेंस है दैट इज योर मैक्सिमम रिवर्सल। तो 270 एक्चुअल में, पर मैक्सिमम 120, तो मैक्सिमम 120 करेंगे, तो 120 का ही रिवर्सल करेंगे, जो एंट्रीज पहले डाली थी उसी को उल्टा कर देंगे, तो हमारा एसेट 600 पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप 160 पूरा रिवर्स कर देते ना बेटा तो एसेट 640 पे पहुंचता,
वो गलत हो जाता, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में भी एसेट तो 600 पे ही होना था ना, वही बात हो रही है बस, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो RA ही 550 होता, 750 ना होता, 550 होता, तो फर्क पता क्या होता, कैरिंग अमाउंट 480 था, RA 550 है, तो एक्चुअल रिवर्सल 70, और मैक्सिमम कितना रिवर्स हो सकता था, 120, जो हमने निकाला ही था। तो अब आप 70 ही करोगे ना, क्योंकि अब अगर आप बोलोगे मैं 480 में 120 जितना है पूरा ही रिवर्स करके 600 पे ले जाऊंगा, भाई RA ही 550 है, उससे ऊपर कैसे ले जाओगे। तो इसलिए तो इन दोनों की चेक कर रहे हैं ना, दोनों में से जो आपके पास में कम है। तभी यहाँ पे भी 270 और 120 विचर्स लोअर रिवर्स किया, तभी यहाँ पे भी 70 और 120 विचर्स लोअर को रिवर्स कर रहे हैं, तभी वो है एक्चुअल कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो वो करके आपके पास हो रहा है। तो मैंने दोनों केस आपको बता दिया, दोनों केस आपको बता दिया, ठीक है ना बात। यस सर, इसी को लेके मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट भी पढ़ा दूँ। इंपेयरमेंट लॉस जो रिकॉर्ड होता है बेटा, उन्हें रिवर्स करते हैं एसेट पे, ठीक है ना, अगर इंडिकेशन जो थी वो आपके पास उल्टी होगी, ठीक है ना। रिवर्सल जब करोगे तो वो कब करोगे, अगर आपके पास RA ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, ठीक है ना। और ये आपका मैंने जो अल्टरनेटिव वाला तरीका है ये वाले से आपको बता दिया। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, PNL में। एंट्री क्या डल रही है, एसेट को बढ़ाना है, तो एसेट टू इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, और वो क्या हो जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल टू नॉर्मल कोर्स में PNL। बट अगर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को हमने सीखा था ना, डेबिट भी कर सकते थे जितना उसमें बैलेंस था, तो सेम तरीके से अगर कभी पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया था, उसे कम किया था, तो कहता है फिर से रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ा दो जितना आपने पहले इंपेयरमेंट लॉस से निकाला था, पहले वाले को हटाया था तो उसे दोबारा क्रिएट कर दो बाकी PL में जो, तो वो तो तभी जब बोलेगा तब, ठीक है ना। और अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और आपकी डेप्शन आगे से चेंज हो जाएगी, क्योंकि एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेप्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसी को मैं आपके पास एक क्वेश्चन से कराता हूँ, जो कि 6 नंबर का पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है सर। A लिमिटेड ने मान लीजिए एसेट खरीदा 100 लाख का 1 अप्रैल 20 को, लाइफ कितनी थी, 4 साल, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी। रिकवरेबल अमाउंट कितना बेटा एसेट का, अलग अलग साल के एंड पे बता दी, वैल्यू 60, 40, 28 है। कहते हैं कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल इफ एनी ऑन अलग अलग डेट्स पे, तो तीनों डेट्स पे बताना है। आप लॉस देखो, रिवर्सल देखो, वो सारी बातें आपने चेक करनी है पहले साल। क्या मैं 100 को कंपेयर करूंगा 60 से, सर गलत है, वो खरीदा है फर्स्ट डे, पहले इस दिन पहुंच जाओ तो पहले फर्स्ट डे की डेप्शन तो लगा लो, कैरिंग अमाउंट तो निकालो ना। तो 4 साल लाइफ है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो 4 साल आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले साल का में 75। अब उसका RA 60 है, तो आपका 60 है, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 15 का, PN में चला जाएगा। अब मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 60। अब मैंने अगले साल की डेप्शन कहूँगा, अब साल कितने बचे 3, क्योंकि 4 थे, एक निकल गया, 3 बचे, तो डेप्शन का 20, इतना आ गया कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है 40, अरे ये तो सेम निकला, आइला सेम है, तो कुछ नहीं करने का, ना इंपेयरमेंट लॉस ना रिवर्सल, कुछ नहीं होने का, ना कम करना ना रिवर्स करना, ना कम करना ना रिवर्स करना, ये तो सेम है, ठीक है जी, बिल्कुल जी। अब चलते हैं अगले साल, तो अगले साल फिर से 40 - 20 डेप्शन लगाई अगले साल की, इतने आ गया कैरिंग अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट दे दिया 28, तो 28 अब आपका रिवर्सल होना है कितने का, एक्चुअल में 8 का हो रहा है, बट वी हैव टू कंपेयर इट विद द मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे निकलता है सर, मैक्सिमम निकालने का तरीका है कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट ना करी होती माइनस कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट ना होती तो सर 100 का था, कितने साल बीत गए, 1 2 3 साल बीत गए, क्योंकि हम तो 3 साल बाद खड़े ना, तो 3 साल बाद आज वो 25 का दिखता है, और वो वैसे कितने का दिख रहा है सर, वो 20 का दिख रहा है, तो मैं मैक्सिमम 5 का ही रिवर्स कर सकता हूँ। ये मत बोलना सर 15 का लॉस बुक किया था तो 15 ही रिवर्स हो जाएगा, नहीं, उसके पीछे का कारण भी बता दिया ना, क्योंकि पिछले 2 सालों में आप देखो ना डेप्शन का खर्चा भी तो फर्क पड़ा ना, जो डेप्शन का खर्चा 25-25 डल रहा था वो 2 सालों में 20-20 डला ना, तो वहां पे भी तो इफेक्ट आएगा ना, उसी की वजह से वो ये सब वही कर रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसलिए हमारी रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो मैक्सिमम रिवर्सल आपके पास 5 का ही होगा, एक्चुअल 8 का है, तो कितना करेंगे सर 5 लाख, तो 5 का रिवर्स करेंगे तो हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी 25, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी पहुंच जाएगी 25, ठीक है जी। यस सर, चलो आगे बढ़ते बेटा, ये हमने बात सीखी रिवर्सल की। अब एक इसमें ना छोटा सा पॉइंट बताना है मुझे, छोटा पॉइंट बता दूं, जिसके लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है। मशीनरी खरीदी 100 करोड़ की, यूजफुल है 5 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपको कैश फ्लोज दे दिया एक पर्टिकुलर ईयर एंड पे 4 सालों के, डिस्काउंट रेट दे दिया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे दिया, इसमें इंपेयरमेंट लॉस है, रिवर्सल का आगे पॉइंट आएगा। मैंने क्या किया, कॉस्ट पे 1 साल की डेप्शन लगा के इतना आ गया, रिकवरेबल अमाउंट क्या निकालूंगा, इनके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, यस सर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और इसे कंपेयर किससे किया, FPL CTS से, दोनों में से हायर क्या ही है, ये आगे आ गया, इंपेयरमेंट लॉस आ गया इतने का, ठीक है जी, तो इंपेयरमेंट लॉस करके रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल था। अच्छा अब इसी में एक आगे क्वेश्चन है, मान लो इसी क्वेश्चन में बेटा अगले साल जाके कोई चेंज नहीं हुआ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज में और डिस्काउंट रेट में, फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल 40 करोड़, अब कैसे डील करोगे,
अब जब अगले साल पहुंचोगे तो बेटा 1 साल की डेप्शन, अब आपके पास 4 साल बचेंगे तो इतनी आ जाएगी। अब जब आप निकालोगे ना व्यू, तो बेटा आपके जो कैश फ्लो, उसने बोला कोई चेंज नहीं, मतलब जो ये कैश फ्लो से पहला साल तो निकल ही गया, ये तो जनरेट हो गए होंगे, ये कैश फ्लो सेम है, मतलब अगले साल जाके मैं फिर से आरए निकाल रहा हूँ, और आरए जब निकालूंगा तो कैश फ्लोज की एक्सपेक्टेशन वही है, तो कैश फ्लोज मेरे वही है। अब आपके पास पी फैक्टर वही आपने लगाया 10% का, अब आपने निकाला, अब ये हायर हो गया एफएलसीटी से। तो जब आप बोलेंगे कि ये आपके पास वैल्यू बढ़ रही है, तो आप ऐसा करो रिवर्सल कर दो, तो हमें स्टैंडर्ड एक छोटी सी बात बोलता है, स्टैंडर्ड हमें एक छोटी सी बात बोलते हैं, कहता है अरे ज़्यादा है रिवर्सल करो, कहता है रुको, कहता है आप समझो मेरी बात को, जब आपने निकाया था तो 4 सालों के पी फैक्टर लगे थे, जब अगले साल पहुंचोगे तो जो ये था ये ईयर तो चला गया, अब ये वाले जो ईयर है इन पे ये पी फैक्टर लगेगा ना अब, क्योंकि जो ईयर 2 था पिछले साल वो अब अगले साल जाके ईयर 1 बन जाएगा, जो ईयर 3 था वो 2 बन जाएगा, तो इन पे पी फैक्टर भी यही लगेगा। तो वो सिर्फ समय का हेरफेर हुआ है, वो समय आगे पहुंचा, अब 1 साल आगे पहुंचे तो अनवाइंडिंग हुई, तो कहते हैं अगर उसकी वजह से व्यू बढ़ेगा, ऑब्वियसली व्यू बढ़ेगा, रिकवर तो रिकवर अमाउंट बढ़ेगा, तो अब उसकी वजह से रिवर्सल नहीं करोगे। मींस इफ योर कैश फ्लोज रिमेन्स द सेम, if there is no change in the cash flows, if your cash flows remains the same, and अगले साल जाके आपके पास में आरए बढ़ रहा है, व्यू बढ़ रहा है, क्योंकि कैश फ्लो सेम है आपके पास में, अब उनकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे 1 साल बीतने की वजह से तो उनकी ज्यादा वैल्यू निकल जाएगी, भाई पहले 4 थे अब 3 साल है, तो ऑब्वियसली जब डिस्काउंटिंग करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो समय की सिर्फ चेंज होने की वजह से अगर आपके पास में कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं, आपके पास में आरए बढ़ रहा है, तो उस वजह से आपके पास रिवर्सल नहीं करने का, तो नो रिवर्सल सिंस परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी। ये नहीं है कि कैश फ्लोज में बढ़ोतरी हो रही है कि 30 का 35 हो गया, 40 का 50 हो गया ना, ये सिर्फ समय से 1 साल आगे पहुंचे हो, तो उस केस में आपके पास हायर पीवीएफ की वजह से ही व्यू ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पिछले साल इस 30 पे सेकंड ईयर का पी फैक्टर लगा था, इस साल से फर्स्ट का लगा है, तो व्यू ज्यादा हो गया, तो कहते हैं इसकी वजह से नहीं करने का। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी नोट्स में इवन बच्चों के लिए रहा, इफ रिकवरेबल अमाउंट बिकम्स हायर देन द कैरिंग अमाउंट only due to unwinding of discount on future cash flows, that is present value increases as they become closer because of passage of time, impairment loss रिवर्स नहीं कर सकते, impairment loss रिवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। ये सर ये मैंने इसलिए वो एग्जांपल और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिखा दिए। फिर बेटा बात आती है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजू। हमने इम्पेयरमेंट लॉस नॉर्मल सीखा, हमने सीजू में इम्पेयरमेंट लॉस की टेस्टिंग सीखी, फिर अब हम रिवर्सल नॉर्मल सीखा, अब रिवर्सल हम सीजू के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो उस केस में जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल्स की बात करी थी, वो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह मैंने कुछ अदर एसेट से मान लो, और गुडविल थी, क्योंकि मेन इसमें मेरे को आपको पॉइंट गुडविल वाला सिखाना है, ठीक है। तो मान लो 3 एसेट थे, हमारा कॉस्ट थी इतनी, गुडविल थी इतनी, हमने 10 साल लाइफ है तो हमारे पहले साल की डेप्शन लगी, इतना आ गया, गुडविल में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि गुडविल की अगर होती है तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, गुडविल पे अमोर्टाइजेशन नहीं आती, ठीक है ना। फिर इम्पेयरमेंट आपके पास अब आ रहे मान लो इतना आया, ये हमें दिया हुआ है, तो आप क्या निकालेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, वो इम्पेयरमेंट लॉस आया 380 का, दोनों का डिफरेंस, पहले किसको बांटोगे सर, गुडविल को बांट दिया, बाकी इसमें बांट दिया, वैल्यू क्या होगी इतनी, अब लाइफ कितनी बची 9 साल, तो अगले साल की डेप्शन इतनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे डेप्शन कम हो गई, ठीक है ना, अगले साल की, अब ये आ गया और ये 0 है। अब इस दिन आ रहे आपको ज़्यादा है, मतलब आपके पास में इस दिन अब आ रहे ज़्यादा है, तभी तो रिवर्सल की बात होगी। अब जब बात होगी बेटा ये वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आपका रिवर्सल एक्चुअल में कितना हो, 460 का हो, कंपेयर किससे करेंगे, मैक्सिमम रिवर्सल से। मैक्सिमम रिवर्सल क्या होता है, मैक्सिमम रिवर्सल अभी सिखाया था, कैरिंग अमाउंट सीजू का विदाउट इंपेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, और ये वैल्यू जो लेनी है बेटा गुडविल के बिना ही लेनी है, जो एसेट्स की लेनी है, सिर्फ एसेट की लेनी है। तो एसेट की 15 लाख थी, फिर 1 साल और 2 साल की डेप्शन लगती ना 1.5 लाख की, अगर इंपेयरमेंट ना होती तो इतनी होती, और आज वो वैल्यू कितनी है 1040 है, तो इतना ही मैक्सिमम आपके पास रिवर्सल हो सकता है, इतना ही मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है, परमिटेड इज 160, 460 एक्चुअल हो रहा है, 160 आपका रिवर्सल मैक्सिमम इसका है, तो इतना ही 160 होगा। सर हमारे पास में हम गुडविल का नहीं करेंगे बेटा, गुडविल का नहीं करेंगे, बताओ क्यों नहीं करेंगे। पहले गुडविल में डालने का लॉजिक समझा था भाई, रेपुटेशन आपके पास में वो होती कौन सी, बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो पहले उसी में डालेंगे, किस बात की गुडविल, जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो पहले इसलिए गुडविल में सारा डालते हैं। अब जब रिवर्सल बात करेंगे, मुझे बताओ गुडविल कौन सी वाली किताब में दिखाई जा सकती है, सर गुडविल हमेशा सिर्फ आपका जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अब मुझे बताओ इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने की वजह से वो तो खत्म हो गई थी, इंपेयरमेंट लॉस करने की वजह से, जब इसकी वैल्यू करेंगे डालेंगे तो क्या इससे ये नहीं हो जाएगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल किताब में दिखा रहे हो, मतलब आप कहते हो कि नहीं नहीं हम अपने पास 2 लाख का बुक किया था, हम 2 लाख इसमें डाल देते हैं। बेटा अब आप अगर 2 लाख की गुडविल दिखाने जा रहे हो, रिकॉग्नाइज करने जा रहे हो, तो वो तो सेल्फ जनरेटेड हो जाएगी ना, तो उसे तो किताब में दिखा ही नहीं सकते,
तो इसलिए गुडविल का कभी भी रिवर्सल नहीं होगा। तो जब भी हम रिवर्सल की बात करेंगे वो एक्सेप्ट गुडविल ही है। वो बाकी एसेट्स का और इंडिविजुअल में हो रहा है या वो आपका सीजीयू में हो रहा है, पर गुडविल अगर आपके पास में है उसका रिवर्सल नहीं होगा, गुडविल का रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस जो है गुडविल इज नॉट परमिटेड बिकॉज दैट एक्चुअली मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है ना। तो वो आपके पास में नहीं आता, वो आपके पास में नहीं आता, ठीक है बात, ये वाली हमारी क्लियर होगी। ये सर फिर अब इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ में एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट डेट पे 100% एक्वायर किया था 4 लाख में, फेयर वैल्यू कितनी थी 320 और गुडविल थी 80, खुद ही बता दिया आपका सारी वैल्यू। 2 साल बाद जाके लाइसेंस कैंसिल कर दिए, तो वो टेस्टिंग की बात करें इम्पेयरमेंट की, तो आपके पास में रेवेन्यू वगैरह कम हो जाएगा, एडवर्स चेंज वगैरह हो गया, तो इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करेंगे 31 मार्च को। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, यूजफुल लाइफ कितनी थी बेटा 20 साल, नो रेजुअल वैल्यू, ठीक है ना। सीजीयू है ये अपने आप में इंटायर ऑपरेशन जो है, ठीक है ना। अब आपका व्यू दे रहा है, व्यू है 2,12,000, सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, तो व्यू 2,12 दे रहे, पहले यहाँ तक पहुंचो, ये इंपेयरमेंट की टेस्टिंग है। तो हमारा बेटा अदर एसेट्स है, जिस अदर एसेट में 320 से शुरू हुए थे और गुडविल 80 से शुरू हुए थे, 320 और 80। लाइफ कितनी बोली थी उसने बेटा 20 साल बोली थी हमारे पास में, सो लाइफ 20 ईयर, नो रेजुअल वैल्यू, ये था इस दिन। और हम बात करें इंपेयरमेंट टेस्टिंग इस दिन, तो 2 साल की डेप्शन लगेगी, तो 2 साल की डेप्शन लगी, यस सर, तो वैल्यू इतनी आ गई, गुडविल की तो सेम है क्योंकि मोटा बना, तो ये वैल्यू आ जाए। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना बोला बेटा सर 2,12,000, क्योंकि आपके पास सिर्फ व्यू है, वो तो दिए ही नहीं रखा सेलिंग प्राइस वाला कि मैं हायर अपने पास चेक करूंगा, तो ये आ गया इंपेयरमेंट लॉस आया इतने का। ये लॉस पहले किसको बटेगा सर, पहले गुडविल को बटा, बाकी इसमें गया इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कम होके आ गया और गुडविल तो जीरो है। लाइफ कितनी बचे 20 में से 2 साल बीत गए तो 18 बचे, तो 2 साल के अब डेप्शन लगाएंगे। 2 की क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन बेटा 31 मार्च 5 को पहुंचना है, 3 से 5 में अब 2 साल आगे और पहुंचेंगे। 2 साल की डेप्शन लगाई, 2/18 करके इतनी डेप्शन लगाई, ये वैल्यू आ गई, ये दिख रही है हमारी सीजीयू की वैल्यू। गुडविल तो सारी की सारी इंपेयर हो चुकी है, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास बेटा उसने क्या बोला है, अब आपके पास गवर्नमेंट ने दोबारा से हमें लाइसेंस दे दिया, रिकवरेबल अमाउंट जो है बेटा वैल्यू इन यूज कितनी है 3,04,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 290, बेटा इनमें से क्या लेंगे, रिकवरेबल दोनों में से जो हायर है। पहले तो दिया ही नहीं था ना आपके पास में, सेलिंग प्राइस पता नहीं था, तो इसलिए जो कैश व्यू था वही रिकवरेबल अमाउंट बन गया था, पर यहाँ पे आप दोनों दिया है, तो दोनों में से जो हायर है वो आपके पास में क्या है, रिकवरेबल अमाउंट है 304, तो दोनों में से हायर है। अब रिवर्सल हो रहा है, अब रिवर्सल हो रहा है क्योंकि आर ज़्यादा है, तो क्या करेंगे सर, पहले चेक करेंगे एक्चुअल रिवर्सल, इन दोनों का डिफरेंस इज एक्चुअल रिवर्सल, तो एक्चुअल रिवर्सल है इन दोनों का डिफरेंस। कंपेयर किससे करेंगे, मैक्सिमम रिवर्सल, तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, सर कैरिंग अमाउंट सीजीयू की अगर इंपेयरमेंट ना होती वर्सेस कैरिंग अमाउंट सीजीयू की इंपेयरमेंट के बाद, गुडविल के बिना ही लेना है। तो हमारा एसेट 320 का था, 2 साल यहाँ बीते थे, 2 यहाँ, तो 4 साल हो गए, तो अगर स्टार्टिंग से 4 साल की करी होती उसी को लेके तो आज इतने का दिखता, और वैसे एक्चुअली में आज इंपेयरमेंट के बाद इतने का दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इतनी पहुंच जाएगी कि इतना ही रिवर्स कर सकते हो, ठीक है ना, इतना ही रिवर्स कर सकते हो। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिवर्सल के साथ, दोनों में से जो कम है उतने का ही रिवर्सल होगा, उतने का ही रिवर्सल होगा। तो ये हमने रिवर्स कर दिया और वैल्यू इतने पहुंच जाएगी, गुडविल का रिवर्सल नहीं होता है, ठीक है ना। और अब बचे हुए साल कितने 16, तो आने वाले सालों की डेप्शन ये आ जाएगी, जो कि पहले भी इतनी थी, पहले भी इतनी थी ना, वो 2 सालों की 32 थी, तो 1 साल की देखोगे ना तो इतनी, तो वो उतने में पहुंच गया ना, उतने में पहुंच गया फिर से रिवर्सल होने के बाद, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन पहले हमने रिवर्सल किया, पहले हमने इंपेयरमेंट लॉस किया और बाद में जाके हमने रिवर्सल किया, वो भी पॉइंट आ गया, वही पॉइंट आ गया, ठीक है ना बात। क्या ये क्लियर हुई बात, फटाफट से बताओ क्या ये क्लियर हुई बात, ये सर ये क्लियर हो जाती है। फिर बढ़िया और एक दमदार क्वेश्चन, बढ़िया और एक दमदार क्वेश्चन वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें चीजें आती है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना मेरे साथ में, अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोले एलिया लिमिटेड आपके पास में दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेपर में भी आया 8 नंबर का, डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड बेवरेजेस। मशीनरी ए है बेटा एक बड़ौदा प्लांट में, जिसे यूज किया जाता है बॉटलिंग के लिए। एक और मशीनरी है बी, जिसे मशीनरी ए के साथ क्लब किया गया। मशीनरी ए का इंडिविजुअली आउटपुट है और उसे इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं मार्केट में। तो मशीनरी ए का तो इंडिविजुअली अपने मार्केट है, उसके जो भी आ रहा है प्रोडक्ट को मार्केट बेचा जा सकता है। मशीनरी बी को अकेले से नहीं बेच सकते विदाउट क्लबिंग, वो अपने आप में उससे नहीं बेचा जा सकता, जो भी प्रोडक्ट है वो ए के साथ जुड़ के होंगे, तो वो सीजीयू का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इट कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट एज वेल, ठीक है ना। कंपनी कंसीडर करती है इन दोनों को है सीजीयू, और इन्वेंट्री और गुडविल भी उसका पार्ट है सीजीयू का, इन्वेंट्री पार्ट आ गया सीजीयू का। तो सीजीयू के अंदर ए बी इन्वेंट्री और गुडविल है, और इंडिविजुअली एक मशीनरी है उसकी अपने कैश फ्लो बेचा भी जा सकता है, तो मशीनरी ए पे 2 जगह आ जाएगा,
अब मशीनरी ये जो खरीदी थी बेटा 1 अप्रैल 3 को खरीदी थी बेटा 10 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू 50,000। बी खरीदी 1 अप्रैल 5 को 5 लाख की, उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। यूजफुल लाइफ दोनों की 10 साल है। एक्सपेक्ट करते हैं कैश फ्लोज अगले 5 सालों के मशीनरी ए के, और रेट दे दिया डिस्काउंट रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बेटा 31 मार्च 8 को जाके 31 मार्च 8 को जाके उसने एस्टिमेट करा है। तो बेसिकली हम पता है क्या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो करने जा रहे हैं इस दिन करेंगे, जो भी करेंगे। अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने से पहले अगर मैं बोलूँ मशीनरी ए कि क्या अपने आप में कैश फ्लो जनरेट हो रहे, यस अपने आप में हो रहे, वो अपने आप में आउटपुट है उसका, तो मशीनरी ए की बेटा इंडिविजुअल अपने पास में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। मशीनरी बी की नहीं हो सकती, वो अपने आप में कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही, वो मशीनरी ए और सीजू का पूरे का पार्ट, और सीजू में 4 चीज़ें हैं, ए भी है, बी भी है, इन्वेंट्री भी है, और गुडविल भी है, उसका जो पार्ट है। पहले मैं मशीनरी ए की बात करूंगा, फिर मैं सीजू की बात करूंगा। तो 31 मार्च 8 तक पहुंचना है, खरीदा कब था 1 अप्रैल 3 को, तो 5 साल। 10 लाख की खरीद थी, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, लाइफ आपकी 10 साल है। 31 मार्च 8 तक पहुंचो पहले तो ए की इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग 10 लाख, लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, ठीक है ना। तो आपकी ये डेप्शन आ जाएगी। डेप्शन निकालने के लिए रेजिडुअल वैल्यू हमेशा माइनस करनी है, ठीक है, डेप्शन निकालने के लिए। तो डेप्शन लगाई, कैरिंग अमाउंट आ गया। इसे किससे कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, दो चीज़ों का हायर, जो कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और आपके पास में FPLCTS। तो बेटा आपके पास व्यू और FPLCTS विच एवर इज हायर। तो व्यू क्या है सर, ये दे रखे कैश फ्लोज, भाई इसमें ध्यान से लास्ट ईयर में रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो उस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 को ऐड करने का है, और डिस्काउंट रेट 10% है। तो ये मैंने सारे कैश फ्लोज डाल दिए, पर लास्ट वाले में 50 लेना नहीं भूलना। 10% का पी फैक्टर है, ये कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो गया व्यू, ये क्या हो गया व्यू। और फिर FPLCTS क्या बेटा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो इस पैराग्राफ में दिए। देखो एक मैंने आपको पॉइंट सिखाया था अभी रिवीजन के स्टार्टिंग में, वो रोल आ रहा है इस क्वेश्चन में, रोल आ रहा है वो सारी। तो करंट मार्केट वैल्यू दे रखे है 7 लाख, वैल्यूएशन फीस 1 लाख है, क्या माइनस होगी वैल्यूएशन फीस, सर आपने बोला था वैल्यूएशन फी नहीं माइनस होती, ठीक है ना, वो नहीं आएगी। डिसमेंटल करना है वो खर्चा 1.5 लाख, वो माइनस होगा 1.5 लाख। पैकेजिंग का खर्चा माइनस होगा, लीगल फी माइनस होगी, और वैल्यूएशन फी माइनस नहीं होगी। ये क्या माइनस कर रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट टू सेल। तो वैल्यूएशन फी मैंने बोला भी था वो नहीं आती कॉस्ट टू सेल में, ये आती है। वैसे तो हर क्वेश्चन में डायरेक्टली देता है नेट अमाउंट, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ रहा है, तो 450 है। तो 450 और दिस विच एवर इज हायर, ये आ गया, ये आपका हायर है, ये आपका कैरिंग अमाउंट है, ठीक है जी। तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा इतने का, और अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट इतना पहुंच जाएगा, और आगे के लिए हमारी लाइफ बची है इतनी, रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, ये हमारा आगे का लिख। ये मशीन ए की अभी तक क्या हुई है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अबाउट दी मशीन आपके पास में इंपेयरमेंट ऑफ सीजू। जब सीजू में जाएंगे तो मशीन ए की तो वैल्यू रिवाइज उठा के लेके जाएंगे, यस सर। मशीन बी की कितनी है सर, मशीन बी कब खरीदी थी 1 अप्रैल 5 को 5 लाख की, उसकी कोई रेजिडुअल नहीं, लाइफ 10 साल थी। 1 अप्रैल 5 से लेके बेटा 31 मार्च 8 तक कितने साल हो गए सर, 3 साल हो गए। तो 3 साल की डेप्शन के बाद वो कितने का दिख रहा होगा, 3 साल की डेप्शन को 350 का दिख रहा होगा। और इन्वेंट्री और गुडविल तो उसने मुझे दे ही रखा है, इन्वेंट्री 2 लाख की है, गुडविल 1.5 लाख की है, ठीक है जी। तो वो मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है जी। और पूरे की आपके पास में रिकवरेबल अमाउंट कितनी दे रखी है बेटा, 10 लाख है। तो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू जो है वो 10 लाख रुपए है 31 मार्च 8 को। तो हमारे पास में 10 लाख आगे आपकी है। अब आपका आ गया ये इंपेयरमेंट लॉस इतने का, पहले किसको जाएगा, ऑलवेज टू गुडविल। आपके पास में बेटा इसमें नहीं जा सकता, ये आउट ऑफ स्कोप है, ये सीजीयू का पार्ट जरूर है पर इसमें इंपेयरमेंट लॉस नहीं जाता है, मैंने बताया था आपको। फिर आता है इन दोनों के कैरिंग अमाउंट पे, बट क्योंकि मशीन ए पे ऑलरेडी इंपेयरमेंट हो चुकी है तो मशीन बी पे ही जाएगी। हाँ मशीन सी भी होती मान लो सीजू के बाद, तो फिर उन दोनों के कैरिंग अमाउंट की रेशियो में जाती। मशीन ए पे इसलिए नहीं जा रही, उसकी तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो ही चुकी ना पूरी की पूरी। मशीन ए सीजू का पार्ट है पर उसमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग इंडिविजुअल भी हो रही है, तो वो कर ली, तो इसलिए उसकी दोबारा से सीजू में नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ उसके अलावा बाकी पे होगी, इन्वेंट्री स्कोप से बाहर है उस पर नहीं होगी, और गुडविल पे पहले होनी, तो गुडविल पे होगी, बाकी मशीन बी पे होगी। तो ये रिवाइज वैल्यूज आ गई, इसकी लाइफ 10 में से 3 साल बीत गए, 7 बचे। हमने अब इंपेयरमेंट की टेस्टिंग कर ली इंडिविजुअली एक एसेट की और एक पूरे सीजू की, रिवाइज वैल्यूज आ चुकी है। अब उसने मुझे क्या बोला, कितने साल आगे बढ़ना है, 31 मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर जाके कंपनी ने असेसमेंट करी रिकवरेबिलिटी की, और पता चला वैल्यू सीजू की कितनी है, अगले साल जाके मशीन ए की कितनी है, और कंबाइंड ए और बी की कितनी है, तो कुछ वैल्यूज दे रहा है अगले साल जाके। तो 1 साल बाद तक पहले पहुंचो, तो फिर रिवर्सल की बात करना। तो 1 साल बाद की पहले क्या पहुंचेंगे सर, डेप्शन लगाएंगे ना दोनों मशीनों पे, ए और बी पे। तो इस पे बेटा हमारी डेप्शन कैसे निकलेगी सर, हमारे रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, 5 साल लाइफ बची थी, 50,000 डिवाइड बाय 5 करके डेप्शन आ गई। इसकी 7 साल लाइफ बची थी, तो 1/7 होगी वैल्यू। तो ये हमारे कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएंगे। 1 साल आगे पहुंचो ना पहले,
तो 1-1 साल की डेप्शन लगाओ दोनों मशीनों में, दोनों की लाइफ अलग अलग है, एक में रेजिडुअल वैल्यू एक में नहीं है, ठीक है ना। अब जब अगले साल जाएंगे तो पहले रिवर्सल किसका करेंगे, तो पहले रिवर्सल करेंगे इंडिविजुअल वाले का, विच इज मशीन ए। तो मशीन ए का कैरिंग अमाउंट हमने निकाल लिया, उसका आपके पास में रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन ने दिया हुआ है 450, देख सकते हैं मशीन ए का, यस सर। तो हमारे पास में 450 है, तो एक्चुअल कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस, पर इसे किससे कंपेयर करना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट ना होती तो 5 साल पहले निकले थे, 1 साल और निकला 6 साल की कितनी डेप्शन लगती, तो इतने में दिखता आज, और वैसे कितने का दिख रहा है, इतने का, तो इतने का ही मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है, इन दोनों में से जो कम है उतने का रिवर्सल होगा, और वो करने के बाद ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब रिवर्स करा तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, रिवर्स करने से वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसे डेबिट हो जाएगा तो बढ़ की वैल्यू। अब आपके पास सीजीयू की रिवर्सल होनी है, तो जब सीजीयू की रिवर्सल करेंगे तो ए की तो रिवाइज आ गई, बी की आपके पास में वैल्यू क्या है, जो डेप्शन लगाने के बाद है, ठीक है सर। इन्वेंट्री की हमारी वैल्यू हम यही मान रहे सेम है, कोई बोला नहीं, गुडविल हमारी इंपेयर सारी हो चुकी थी तो आएगी नहीं, टोटल आ गया। और फिर आती है बात बेटा आपके पास में सीजीयू का कैरिंग, आपके पास रिकवरेबल अमाउंट, तो सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट यहाँ 2 केस बनते हैं, देखो वो 2 क्या है, उसने हमारे पास एक बोला है कि कंबाइन ए और बी का कितना है 760, ए और बी का। अब इसमें इन्वेंट्री और गुडविल नहीं है, तो इन्वेंट्री हम 2 लाख मान रहे हैं, 2 लाख ऐड हो जाएगा एज इट इज, उसके में ये मान रहे कि वो उतनी है, तो हम 760 ए और बी का है दोनों का, प्लस 2 लाख करेंगे, गुडविल का है नहीं, तो वो 960 बन जाएगा। एक दूसरा उसने बोला वैल्यू ऑफ सीजीयू 11, तो 2 तरीके हो गए, या तो आप 760 प्लस 2 लाख इन्वेंट्री का ऐड कर दो या 11 लाख, हमारे आईसीए ने इसको 960 लेके क्या हुआ, तो मैं उसी को लेके करा, वैसे 2 तरीके बन सकते हैं क्योंकि उसने मुझे दोनों दे दिए ना, ए और बी का दे दिया, उसमें इन्वेंट्री ऐड कर दिया, टोटल और फर्क है आपके पास, तो हमने वो लेके चले तो 960 आ गया। अब यहाँ पे बेटा जब रिवर्सल करना है तो देखो इसकी परमिटेड नहीं है, इसका आउट ऑफ स्कोप है हमारे पास में, और हमें अब क्या निकालना है बेटा, रिवर्सल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम रिवर्सल कैसे हो सकता है, मैक्सिमम रिवर्सल है कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू अगर इंपेयरमेंट ना होती माइनस कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। तो हमारे पास में बेटा अगर सीजीयू का कितना होता है इंपेयरमेंट होती, मशीन ए की वैल्यू तो 430 थी, वो तो आई गई थी अभी हमारी 430, बी की 3 साल पहले डेप्शन लगाई थी, 1 साल और लगाते तो 3 लाख होता, और इन्वेंट्री 2 लाख है, ये होती है हमारे पास अगर इंपेयरमेंट ना करी होती, और इंपेयरमेंट के बाद इन तीनों की कितनी है वो आपके पास में वैल्यू आई रही थी, वो 896014 है, तो इतना ही मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है। वैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा है, तो इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, और वो किस में जाएगा, सारा बी में ही जाएगा, ये आउट ऑफ स्कोप है, ये ऑलरेडी हो चुका है, परमिटेड नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअल रिवर्सल मैक्सिमम रिवर्सल दोनों में से जो हुआ वो करके दिखा दिया, और फिर किसका होगा, तो शानदार बोलूँगा क्वेश्चन था। पहले एक मशीन की इंडिविजुअल टेस्टिंग हुई इंपेयरमेंट, फिर सीजीयू की टेस्टिंग हुई, फिर रिवर्सल में एक का हुआ, फिर रिवर्सल में आपके पास में पूरे का हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन पूरे का पूरा आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था। अगला जो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ रहा है ना अगला जो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, बट बिफोर मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों के साथ में मैंने आपको इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल वाली सारी बातें बता दी। एक आधा आप लोगों के पास में एक छोटा सा और पॉइंट बता देता हूँ, सीजीयू के अंदर में, बिफोर मैं आगे बढ़ूँ, सीजीयू के अंदर में बेटा वो कोई लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं करते, हम बोलते हैं ना हमने सारे ऐसे लाइबिलिटी, बट वो कहते हैं लाइबिलिटी तब इंक्लूड करी जा सकती है अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है बिना लाइबिलिटी के नहीं आ सकता। मान लो हमारे पास इंडिया 16 के अंदर होता है, हम क्या बोलते थे सर, हमारे पास ना हम लोग एक चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू ऐड करते थे, किसकी, डी कमीशनिंग वगैरह की, तो हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन भी बनाते थे ना, 20 डालते हैं ना PP2 प्रोविजन, तो उस केस में क्या है वो एसेट में ऐड हुआ हुआ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी बनी हुई है, उस केस में उसको माइनस करके लिया जाएगा। तो कहते हैं हम लाइबिलिटी नॉर्मली लेते हैं, पर लाइबिलिटी आपके पास बिना उसके अगर नहीं लिया जा सकता, लाइक प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग वगैरह, तो हम नेट करके अपने पास में ले रहे होते हैं, तो हम नेट करके अपने पास में ले रहे होते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज अपने पास में ये वाली फिर माइनस करके ले लेंगे, नेट हो जाएगा। अगर कभी ये बात बोलता है तो इसलिए पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ अगर ये मैंने क्वेश्चन भी कराया, अगर किसी एसेट को इंडिविजुअली टेस्टिंग करा जाता है एंड वो सीजीयू का ही पार्ट है, लाइक मशीन है अभी जो सीखा, देन कोई इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं होगा उस एसेट को सीजीयू में, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट उसका ऑलरेडी हो चुका है, जो अभी मशीन ए वाला सीखा। अगर एक की इंडिविजुअल हो रही है और वो किसी सीजीयू का ही पार्ट है, तो उस केस में उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग होगी, तो सीजीयू के अंदर उसकी नहीं करेंगे, फिर बाकी की करेंगे, ठीक है ना, वो हमने अभी सीख लिया, ठीक है ना, यस सर। चलो अब मैं आता हूँ बेटा क्वेश्चन 33 में, एक जनरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को निकालने का एक सिर्फ लौता कारण पता है क्या है, सिर्फ एक लौता कारण, दैट इज फाइंडिंग आउट ऑफ व्यू। पूरा क्वेश्चन सिर्फ उस पर है, व्यू मतलब वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। वो कैसे, वो सारे ना इनफ्लो आउटफ्लोज की डाटा देगा। उसने बोला ई लिमिटेड के पास एक मशीन है यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हील्स,
ठीक है जी, विच आर सोल्ड डायरेक्टली टू द मेजर कार मैन्युफैक्चरर। अगर आप देखेंगे तो वैल्यू इन यूज ही निकालने की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है जी, मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 1 को कितने की, 5 लाख की, वेंडर के थ्रू, जिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है 10%। तो इंटरेस्ट आपके पास आता नहीं, आपको पता होगा खर्चे वगैरह में। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ई लिमिटेड ने बेचे कितने, 10,000 व्हील्स एट सेलिंग प्राइस ऑफ 190 पर व्हील। तो बेटा ये हमारे पास इस साल इतने व्हील्स हम बेच चुके हैं, इस साल हमने इतने व्हील्स बेचे हैं, 10,000 व्हील्स बेचा 190 पे, ये हो चुके हैं, इतने बेचे हैं। कह रहा है मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल बजट जो अप्रूव किया गया था कवरिंग द पीरियड, अगले 5 साल का जो डाटा दे रहे हैं, उसमें एक्सपेक्ट है कि हम बेचेंगे कितने कितने व्हील्स, आपके पास 200 रुपये में बेचेंगे 3-4 से, और प्राइस आपका बढ़ता जाएगा कितने से, 3% है। तो पहले 200 बेच रहे, फिर 200 पर 3% हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। और हमने जो अगले साल है ना, हमें उम्मीद है हम 10 साल बेचेंगे व्हील्स, और वो भी बढ़ते जाएंगे 5-5% से आगे। तो नंबर ऑफ व्हील्स जो हम बेचेंगे वो बढ़ेंगे अगले साल 10,000, फिर आगे आगे, और सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। तो पहले हम सेलिंग वैल्यू निकाल लेते हैं जो कैश इनफ्लो है। तो बेटा हमारे पास में अगले साल 10,000 बेचेंगे, उसने लिखा है अगले साल 10,000 बेचेंगे, वैसे तो इस साल भी 10 बेचे थे, और अगले साल भी 10 ही बेचेंगे, और ये 5-5% बचते जाएंगे। तो 5-5% आपने बढ़ाते जाना, जो वैल्यू आती जा रही है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। सेलिंग प्राइस क्या, अगले साल का उसने सीधा बोला है मेरे पास 200 रुपये में बेचूंगा अगले साल, और ये प्राइस 3-3% से बढ़ते जाना है। तो 3-3% से प्राइस बढ़ाते जाओ। हाँ, डेसिमल में आप जाना चाहते हो जा सकते हो, मैंने आपके एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट डेसिमल करके ली है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पैसा आएगा आपको बेचकर यूनिट्स को। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपने उस कॉस्ट पर यूनिट की बात करने जा रहे हैं। एस्टिमेट किया कि हर चेयरिंग व्हील की कॉस्ट है 160 मैन्युफैक्चर की, जिसमें इंक्लूड है 110 वेरिएबल, 30 रुपये फिक्स है और 20 रुपये बुक। ये हमारी कॉस्ट आ गई, और ये कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 1% से बढ़ेगी अगले साल, और फिर 2-2% से बढ़ेगी। तो पहले साल 1% बढ़ेगी, फिर 2-2% बढ़ेगी, तो 160 कॉस्ट है, पहले 1% से बढ़ेगी तो इतनी हो जाएगी, फिर 2-2% से देखो बढ़ रही है। ठीक है ना। अब आप नंबर ऑफ यूनिट्स तो यही बेचोगे ना, तो इनको बेचने पे बेचकर इतना पैसा आएगा, पर इनको बेचा जो है इन पे मेरा खर्चा कितना पर यूनिट वही है, तो दिस इंटू दिस करके मेरा आउटफ्लो आ जाएगा, वो आउटफ्लो आ गया। ठीक है ना। फिर उसके अलावा बेटा उसने मुझे बोला है अगले आपके पास में, एक तो बोला उसने ड्यूरिंग 5-6 में मशीन पे रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा 50,000, तो 5-6 में ही लगना है, तो ये आउटफ्लो है बेटा 50,000 का, ये मैंने खर्चा डाल दिया 50,000 का। ठीक है। फिर उसने बोला है कि आपके पास 3-4 में हमें उम्मीद है कि हम नई टेक्नोलॉजी में डालेंगे 1 लाख, इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी 110 से 100 रुपये, और फिक्स ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे, विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो ख्वाबा की बात हो रही है, सपने ले रहे हैं। मैंने बोला था हम अगर कैश फ्लोज के अंदर फ्यूचर में अगर कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में चीज़ होगी, खर्चा करेंगे उसे फ्यूचर में बेनिफिट, उसको नहीं लेते, तो इसे इग्नोर करने का है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, चलो। ई लिमिटेड इज डेप्रिशिएटिंग द मशीन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द मशीन 10 ईयर लाइफ है। करंट एस्टिमेट जो है बोल रहा है, बस मेन चीज़ क्या है बेटा, मशीन को बेचकर 80,000 आएंगे नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट। तो ये भी आपके पास बोल रहा है इतना पैसा बेचकर आएंगे तो इन्फ्लो हो जाएगा ना 80,000 लास्ट में जाके, बस वो इसलिए। ठीक है ना। तो हमारे पास में नेट कैश फ्लो इन्फ्लो कितना होगा सर, बेचकर पैसे इतने आएंगे यूनिट्स को, खर्चा इतना लगेगा, माइनस कर देंगे, तो 3 - 5, ये भी मेरा खर्चा था मेंटेनेंस का, माइनस हो गया, और ये मेरे को पैसे बेचकर आएंगे तो ये ऐड हो गया। ये मेरे इंडिविजुअली कैश फ्लो आ गए। पी फैक्टर लेना है बेटा, पी फैक्टर उसने दिया हुआ है मुझे 8% है डिस्काउंट रेट, तो वो आप 8% से पी फैक्टर ले लेंगे और मल्टीप्लाई करा, और ये आपके व्यू आ जाएगा। टैक्स रेट का कोई रेलिवेंस होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैश फ्लोज है वो बिफोर टैक्स, और वो बिफोर, मैं बोला था ना इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंस, तभी तो इंटरेस्ट का खर्चा भी नहीं लेना। तो वो सारी चीज़ें ना, ये सिर्फ क्वेश्चन पूरे व्यू के ऊपर था, तो व्यू का जो मैंने आपको पूरी डिटेलिंग बताई थी स्टार्टिंग में, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बना दिया। 6 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने एक पॉइंट आपको बेटा अपने पास सिखा भी दिया था, एक पॉइंट, वो सिर्फ इतनी सी बात ही आ रही है। ऐसा हो सकता है, एक छोटा सा जनरल पॉइंट है, कैरिंग अमाउंट है 5,000, रिकवरेबल अमाउंट FPL CTS 4,000 है, व्यू नहीं पता तो हम आरे तो निकाल नहीं सकते। हमने बोला था अगर किसी का FPL CTS पता है पर व्यू, तो उसे सीजू में टेस्टिंग करेंगे, मशीन ए की टेस्टिंग सीजू में करेंगे। ठीक है ना। सीजू है उसमें मशीनें हैं, उसमें आपके पास में आरे ज़्यादा हो सकता है, स्कीम पेयरमेंट ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। एक एसेट का हो सकता है FPL CTS कम हो, पर व्यू निकाल नहीं सकते, व्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग वहाँ नहीं होगी, उसकी सीजू में होगी, और सीजू में जब जाएंगे तो शायद उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग ना हो। तो उस मशीन ए की हम ये नहीं बोलेंगे कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, वो नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती, इंडिविजुअली हो नहीं सकती, क्योंकि व्यू पता नहीं, और जब हम सीजू में गए तो सीजू में आरे ही ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो उसमें कैसे हो जाएगी, बस इतनी सी बात हो रही है। ठीक है। फिर एक छोटा सा बेटा और पॉइंट आता है हमारे पास में, यहाँ पर मेरी बात समझना, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन में पार्शियल गुडविल का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं उससे रिलेटेड कुछ चर्चा करने चाहता हूँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये एक्चुअली में मैं लेक्चर्स के अंदर बच्चों को लास्ट में कराता हूँ,
मिक्स इंडेस जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, मिक्स इंडेस मतलब इसमें एक्चुअली में जब आप 103 कर लेते हैं ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो आपको जो पार्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ तो ही आपके पास ये वाला सीखा जाता है, ठीक है ना। तो मैं तो अपने पास पर इंडेस 36 के ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, पर ये इसमें पॉइंट एक आ रहा है 103 का। वो छोटा सा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। हम जब 103 करते हैं तो बेटा जब एनसीआई की बात करते हैं हमने किसी के बिजनेस कॉम्बिनेशन के, तो एनसीआई जो होता है नॉन कंट्रोलिंग, उसको करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है बेटा फेयर वैल्यू मेथड, एक होता है पीएसएन, फेयर वैल्यू और पीएसएन है। अगर फेयर वैल्यू मेथड होता है तो गुडविल फुल होती है। कौन सी होती है बेटा? गुडविल फुल होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास फेयर वैल्यू में जो लिया है तो गुडविल आपके पास फुल आती है निकल के, तो उसके अंदर दोनों का हिस्सा होता है, पेरेंट और एनसीआई का। हाँ, जब पीएसएन से होती है एनसीआई, ठीक है, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट, तो गुडविल पार्शियल होती है। पी फॉर पार्शियल, पी फॉर पीएसएन हमने बात करी थी। आपके पास गुडविल फुल है तो फेयर वैल्यू मेथड है, एफ फॉर फेयर वैल्यू, एफ फॉर गुडविल फुल, तो उस केस में वो सिर्फ पेरेंट का होता है। ये बात हमने कहाँ सीखी? 103 में। ये बात हमने कहाँ सीखी? 103 में। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपके पास एक क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा इससे रिलेटेड। हम कहते हैं कि सीजू है, उसके अंदर कुछ एसेट्स और गुडविल पार्शियल है, मान लो पेरेंट 80%। तो कैरिंग अमाउंट हमारा गिवन है, मान लो अदर एसेट्स का 500 लाख है, गुडविल का आपके पास दिया 120 लाख। अब ये सिर्फ पेरेंट वाली है, ये सिर्फ पेरेंट वाली है। क्यों पेरेंट वाली है? क्योंकि ये आपके पीएसएनए से निकला हुआ है, पीएसएनए से एनसीआई निकला हुआ, तो गुडविल आपकी पार्शियल है, ठीक है ना। तो 620 लाख हो गया। अब रिकवरेबल अमाउंट मुझे दिया हुआ बेटा वो आपके पास में 460 लाख है और ये 620 है। हम इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, पता है क्यों? ये एसेट्स तो टोटल है। सर ये टोटल क्यों है? बेटा आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो, नॉर्मल कंसोलिडेशन जब करते हो, तो आप मुझे बताओ, आपने किसी का 80% एक्वायर किया, तो मुझे बताओ क्या उसके सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज 100% ही आती है ना? यस। पर जो गुडविल है सिर्फ, क्योंकि अगर एनसीए पीएसएन है तो गुडविल सिर्फ पार्शियल है, तो ये तो 100% है पर ये 80% है। तो वो कहता है अच्छा, तो बेटा अब रिकवरेबल अमाउंट तो 100% ही है पूरी एंटिटी का, वो तो पूरे सी चुका है। तो कहते हैं काम करो, जो गुडविल है ना, जो गुडविल है ना, वो जो सिर्फ गुडविल है उसके अंदर एनसीआई वाला भी हिस्सा ऐड कर दो। वो होता है अनरिकॉग्नाइज्ड नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई। अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल ये क्या बोली जाती है? अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल जो एनसीआई वाली है वो कितनी हुई? सर अगर 120 लाख 80% के लिए है तो 20% के लिए कितनी हुई? सिंपल सी बात है, तो वो बनेगी 30 लाख। तो वो अगर ऐड करोगे तो गुडविल की टोटल वैल्यू बनी 150। और क्या सर हम इसे किताबों में अब मेथड चेंज करें? नहीं, हम किताबों में मेथड नहीं चेंज कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम किताबों में गुडविल को 150 लेके आ रहे हैं। हम अपने पास ये बिल्कुल नहीं करें। किताबों में गुडविल 120 थी क्योंकि हमने एनसीआई को पीएसएनए मेथड से ही निकाला, तो गुडविल पार्शियली 120। हम सिर्फ इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिस था कैरिंग अमाउंट वर्सेस आरए फॉर इंपेयरमेंट टेस्टिंग अंडर इंड एस 36 वो कंपेरेबल नहीं था, क्योंकि उसके अंदर में एसेट सारे जो थे वो तो 100% ही है, पर जो गुडविल थी वो 80% थी, क्योंकि हमारा एनसीआई पीएसएनए मेथड्स था, तो इसलिए हमारा वो आरए तो 100% है। तो इस वजह से हमें गुडविल को अपने पास में ग्रॉसिंग अप करना पड़ रहा है, ताकि वो टोटल गुडविल कितनी होती, तो वो टोटल कैरिंग अमाउंट हमारी एंटिटी का इतना होता, तो यह आता। तो अब इंपेयरमेंट लॉस आ गया 190 का, ये इसलिए कह जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो पहले किसको बांटेंगे? सर पहले गुडविल को बांटेंगे। गुडविल कितने के? 150 है, तो 150 और बाकी अदर एसेट्स को बांटा। अब इसके अंदर ध्यान से, क्या हमने जब इंपेयरमेंट लॉस निकाला उससे पहले क्या हमने एंटिटी के एसेट्स और गुडविल दोनों को अपने पास ग्रॉस अप करके सेम बेसिस पे लाई है? तो जो गुडविल है वो जो 150 है, वो 150 की जो गुडविल हम इंपेयरमेंट लॉस बांट रहे हैं, क्या वो सारी की सारी पेरेंट की? नहीं, उसके अंदर दो है, पेरेंट का अपने पास 80% है, एनसीआई का 20% है। अब ध्यान सुनना, मेरे पास बुक्स में एक्चुअली बुक्स के अंदर में गुडविल की कितनी वैल्यू दिख रही है? 150 की 120? सर 120 दिख रही है। तो मेरा जो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा वो 150 होगा कि 120 होगा? सर 120 होगा। तो ये जो नोशनल वाला था ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये सिर्फ ग्रॉसिंग अप करने के लिए किया गया था, तो ये वाला हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जो किताब में दिख ही नहीं रहा उसको सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअली आपके पास में इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए ग्रॉस अप किया, तो जो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करने जा रहे हो तो इस वाले हिस्से को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि नोशनली था ना। हाँ, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये 120 है तो 120 का 120 पूरा कम हो गया, ये 500 थे, इसका 40 कम होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना बात? यस सर। इसी में क्वेश्चन कराता हूँ बेटा एक, ये हमारा क्वेश्चन भी है, हाँ ठीक है ना, जो हम करते हैं लेक्चर में भी। ए लिमिटेड ने एक्वायर कर 80% शेयर सब्सिडरी बी लिमिटेड के 3200 में 1000 में। एक्विजिशन वाले दिन आई ने कितना था बेटा? 3000। मेजर कर रहे हैं एनसीए को पीएसएनए मेथड पे बेटा,
खुद ही, बस ये रेलिवेंसी तब आएगा जब एनसीए पीएसएन पे, मजा तो तभी है ना। फेयर वैल्यू पे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी जो अब तक बात करते यानी कि वो तो फेयर वैल्यू उस पर ही था, फेयर वैल्यू पे ही था, ठीक है ना। अब हमारा पीएसएन पे ना, तो ही तो ये पॉइंट आएगा, तो उसने खुद ही गुडविल निकाल के दे दी, 3200 है, ये 600 है, 3000 का 20%, ये गुडविल आ गई। अगले साल के अंत में कैरिंग अमाउंट रिड्यूस टू 2700 है बेटा आपके पास में, बाकी एसेट्स का गुडविल को छोड़ के, और आ रहे कितना है 2000 या 2800, दो अलग अलग केस है। तो 2700 का आपके पास बेटा ये है, और गुडविल तो 800 है, गुडविल ऑब्वियसली आपके पास जो पार्शियल निकल के आई थी वो है, और ये टोटल। अब क्या करेंगे सर, पहले ग्रॉसिंग अप करेंगे, नोशनल गुडविल ऐड हो गया 200 का, तो आ गया ये टोटल 1000 हो गया गुडविल, ये 2700 आ गया, और ये कितना है 2000, ये सर 2000, तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो गया 1700। एलोकेशन जब करेंगे इंपेयरमेंट लॉस की, तो गुडविल में 1000 जाएगा, पहले ये 1000 था ना, पहले मैंने बोला था, तो 1000 चला गया, और बाकी अदर एसेट्स में 700। इस 1000 के अंदर दो हिस्से, पेरेंट वाला हिस्सा रिकॉग्नाइज होगा, एनसीए वाला रिकॉग्नाइज नहीं होगा, पेरेंट वाला रिकॉर्ड करेंगे, एनसीए वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हाँ जी। और जो अदर एसेट्स का है वो बाकी 700 है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो गुडविल जो पेरेंट की थी 800, वो तो पूरी की पूरी खत्म होगी, वो तो सिर्फ ग्रॉसिंग अप करी थी, वो तो सिर्फ ग्रॉसिंग अप करी थी, और उसके बाद आपके पास में सिर्फ उसी के वाला पेरेंट वाला हिस्सा माइनस होगा, एनसीए वाला तो होगा नहीं, वो तो सिर्फ एक आप मान के चलो, वो तो सिर्फ ग्रॉसिंग अप करने के लिए, कंपेरेबल लाने के लिए क्या गया था, और बाद में इसलिए उसके वाला रिकॉर्ड भी नहीं होता है, ठीक है ना। और अदर एसेट्स का 700 का हो गया, तो ये रिवाइज वैल्यू होगा। अच्छा, इसी में अगर आपका रिकवर अमाउंट 2800 होता, ये इंटरेस्टिंग है केस, तो 2800 होता तो इंपेयरमेंट लॉस 900 आता बेटा, स्टार्टिंग तो वो सेम था। अब 900 का 900 सिर्फ किस में जाएगा, गुडविल में, क्योंकि गुडविल 1000 है, तो अप टू तक तो उसी में बॉर्न होना है ना। अब 900 के अंदर में पेरेंट का कितना हिस्सा, 80%, एनसीए का 20%, पेरेंट का 80%, एनसीए का 20%, तो एनसीए वाला तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, सिर्फ पेरेंट वाला रिकॉर्ड होगा, एनसीए वाला रिकॉर्ड नहीं होना, एनसीए वाला रिकॉर्ड नहीं होना, क्योंकि वो तो नोशनल वाला था, वो तो अनरिकॉग्नाइज थी, वो सिर्फ इसलिए ऐड करी थी ताकि सही कंपैरिजन हो सके। अब जब इंपेयरमेंट लॉस आप एलोकेट करने जाओगे, बांटने जाओगे, रिकॉग्नाइज करने जाओगे, तो एनसीए वाला नहीं होगा, वो सिर्फ किसका होगा, पेरेंट का, तो पेरेंट वाला इसलिए किया गया 720। अदर एसेट्स में तो जब गया ही नहीं तो माइनस ही क्यों होंगे, अदर एसेट में तो जब किया ही नहीं तो माइनस क्यों होगा, ठीक है ना बात, ये सब। फिर एक और आपके पास में बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, एक छोटे से पॉइंट के लिए मतलब कराने जा रहा हूँ। एक्वायर के 80% ओनरशिप इंटरेस्ट 2100 में, उस दिन आपके नेट एसेट्स बेटा कितने के, फेयर वैल्यू 1500 के, ठीक है जी। पेरेंट चूजेस टू मेजर एनसीआई बेटा किस पे, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ सब्सिडी आइडेंटिफाई मेथड, पीएसएन मेथड में, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स है वो कैश फ्लो जनरेट करते हैं, वो करके उसने सारा लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसने कुछ बात करी हुई है वो आगे, पहले मैं आपके पास ये बताता हूँ जो हमारे पास गुडविल आ रही है। तो बेटा पीसी आपकी 2100 है, आपके आईएन ने 1500 है, तो 2100 है, आईएन ने 1500, और 1500 का 20%, क्योंकि पीएसएन मेथड पे आ गया तो गुडविल आ जाएगी 900। अभी ऑब्वियसली पार्शियल गुडविल है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके पास में एनसीआई है वो पीएसएन मेथड से। अब इसने एक छोटी सी बात लिखी थी, उसने कहा था सिंस अदर सीजीज ऑफ पेरेंट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द कॉम्बिनेशन, हमने जो एक्वायर किया उससे बाकी हमारे यूनिट्स को भी फायदा मिलेगा, तो जो गुडविल टोटल है ना उसमें से 500 की जो है वो उन सिनर्जीज के एलोकेट कर दी अदर सीजीज को विद द पेरेंट। तो कहता है जो टोटल गुडविल आ रही है उसमें से 500 बाकियों की है, 500 और सीजीज की है, तो हमारा जिस सीजू की हमने बात करनी है उसकी 400 हुई, पहले तो बस ये कर दो, टोटल हमारे पास 500 बाकियों की है, वो अदर सीजूस की है, तो जिस सीजू की हम बात करेंगे उसकी सिर्फ कितनी हुई, 400 हुई, ठीक है ना। अब इस सीजू का बेटा हमारे पास 31 मार्च को रिकवरेबल अमाउंट दे दिया 1000, और कैरिंग अमाउंट कितना है 1350, तो कैरिंग अमाउंट 1350 है, रिकवरेबल अमाउंट 1000 है, और ये हमारी 400 आ रही थी, पर ये कितने परसेंट के लिए थी, 80% के लिए थी, तो ग्रॉसिंग अप करेंगे, ये टोटल कैरिंग अमाउंट आ गया, ये टोटल वो आ गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया 850 का, टोटल इंपेयरमेंट लॉस हो गया 850, और 850 में पहले किसको जाएगा सर, 500 का गुडविल को जाएगा, ठीक है ना, 300 का 350 अदर एसेट में जाएगा, और उसके अंदर भी क्या है, पेरेंट को 80% वो रिकॉर्ड होगा, एनसीए वाला रिकॉग्नाइज नहीं होगा, और ये 300, और एलोकेशन में क्या होगा, अदर एसेट्स कितने के थे 1350, 350 का इंपेयरमेंट लॉस किया तो वैल्यू कम हो गई, और गुडविल कितने की थी 400 की, तो 400 वाली पेरेंट वाली माइनस होकर वो 0 हो गई, क्योंकि एनसीए वाला तो आना ही नहीं ना, वो तो सिर्फ ग्रॉसिंग अप किया था सेम बेसिस को कंपेयर करने के लिए, तो बाद वाला इसलिए एनसीए वाला हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट पता बस क्या था, गुडविल निकालना और ये बस 500 को अलग करना, बाकी क्वेश्चन आसान था, बाकी क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा, दैट इज वॉज इन द आरटीपी आपके पास में जो है, ठीक है ना। इसमें स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, स्टार्टिंग के अंदर में जो है ना उसने ये बोला था 80% रिक्वायर किया, बाद में ना 80% ही है, तो मैंने एग्जाम्पल भी 80% लिया था, सारे कुछ में 80% वाले हैं, होने को 70-30 हो सकता है भाई, तो वैसे होगा, ठीक है ना। 80% एक्वायर किया 190 में, फेयर वैल्यू ऑफ आपके पास में जो नेट एसेट्स इंक्लूड है वो 200 मिलियन है,
तो क्या इससे और आपका PSNA मेथड से निकाल रहे हैं, तो क्या इससे हमारे पास गुडविल आ जाएगी? यस। तो 200 आपके पास INA है, 190 आपके पास PC है, तो 190 PC, 200 वो 200 का 20% और आपकी गुडविल आ गई पार्शियल 30, ठीक है नहीं? यस सर। फिर उसने मेरे को बोला कि 31 मार्च को कैरी आउट किया एनुअल रिव्यू गुडविल का। कहता है एविडेंस पता कोई इंपेयरमेंट एविडेंट नहीं है व्हेन द रिव्यूज वर कैरिड आउट ऑन 31 मार्च 23, ठीक है जी। हमारे को कहता है रिव्यू इन्वॉल्व आपके पास में एलोकेटिंग द एसेट्स ऑफ मिशन इनटू 3 CGUs एंड कंप्यूटिंग द व्यू ऑफ ईच यूनिट। तो उसने 3 CGUs बोले और इनके आपके पास तीनों के बेटा अलग अलग उसके अंदर में एसेट्स है और व्यू बता दिया। ये तीनों के अलग अलग कैरिंग मोड्स है, तीनों का आपका व्यू बता दिया। कोई पॉसिबल नहीं था एलोकेट करने का गुडविल कॉन कंसोलिडेशन टू इंडिविजुअल सीजू, बट ऑल अदर नेट एसेट्स आर एलोकेटेड। उसने क्या बोला कि जो गुडविल अभी आपकी निकल के आई है ना ये वाली, ये एलोकेट नहीं कर सकते, 3 सीजूज है उसके, एलोकेशन हो सकते, तो इसकी 2 स्टेप्स में होगी। पहले हम इंडिविजुअल सीजू की टेस्टिंग करेंगे और फिर वो बाद में अलग अनएलोकेबल गुडविल वाला कंसेप्ट हो गया, अनएलोकेबल वाला कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन में। तो पहले इंडिविजुअल सीजूज की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीजूज को टेस्ट करेंगे बिना गुडविल के। उसमें कितने एसेट्स है? 3, इंटेंजिबल PP करंट एसेट, इंटेंजिबल PP करंट एसेट, टोटल कितना है 170 कैरिंग मोड, रिकवरेबल मोड कितना है 180, ठीक है ना। तो आपके पास नील है, इंपेयरमेंट लॉस होगा नहीं। फिर अगले वाले में आया, उसमें 90 है आपके पास ये टोटल और ये 60 था, वैल्यू सारी दे रखी है क्वेश्चन में। अब इसमें इंपेयरमेंट लॉस आएगा आपके पास 24 का, बट करंट एसेट्स पे नहीं होगा, वो आउटसाइड द स्कोप है, वो आउटसाइड दी स्कोप है। तो सिर्फ इन दोनों पे होगा, किसमें? इनकी रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट पे, विच इज 1:5, 1:5 की रेशियो में इंपेयरमेंट लॉस बढ़ गया। ऐसे अगले वाले में क्योंकि आपके पास कैरिंग अमाउंट, आपके पास रिकवर अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। अब जो भी रिवाइज वैल्यूज आ रही है तीनों सीजीयूज की, तो पहले वाले की क्या थी? यही है 170, अगले की कम हो गई थी 66 हो गई थी, और अगले की नहीं हुई थी, और गुडविल आ गई। अब ये गुडविल जो 30 आई थी ना मेरे प्यारे बच्चे, पार्शियल थी, ये पार्शियल थी क्योंकि PSNA मेथड लगा था, और ये अनएलोकेबल वाली है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा ना, नोशनल वाली अनरिकॉग्नाइज ऐड करा और टोटल करके आया। और फिर टोटल का रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? टोटल रिकवरेबल अमाउंट पूरे सीजीयू का, पूरे एक एंटिटी का कितना है सिंगल सीजीयू बना के? 350। तो 350 है, तो आपका ये टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया, जिसको कैसे बांटा जाएगा? क्योंकि गुडविल 37.5 है टोटल में और इंपेयरमेंट लॉस 23.5 का है, तो सारा किसको ही जाएगा? गुडविल को जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गुडविल में जब जाएगा पेरेंट को 80%, एनसीए को 20%। तो पेरेंट वाला रिकॉग्नाइज होगा, एनसीए वाला रिकॉग्नाइज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, पेरेंट वाला ही रिकॉर्ड होगा, एनसीए वाला नहीं होगा। तो सीजीयू A, B, C में तो वैसे भी आना भी नहीं था, इसमें आना था, इसका 30 था, और 30 में से सिर्फ 18.80 माइनस होगा, 30 में से सिर्फ 18.80 माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चे, और ये टोटल वैल्यूज होकर टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी एलोकेशन करने के बाद। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्यों अच्छा था? पहले गुडविल को निकाला और वो PSNA मेथड से थी। फिर हमारी क्योंकि गुडविल बांटी नहीं जा सकती, तो सीजीयू का कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। उसके अंदर में 3 एसेट्स है, PP, इंटेंजिबल, करंट एसेट। तो करंट एसेट पार्ट ऑफ सीजीयू था, पर करंट एसेट में इंपेयरमेंट लॉस नहीं जाएगा, जो कि यूनिट B में दिख रहा था। A और C में तो था ही ना इंपेयरमेंट लॉस। फिर आपका स्टेप 2 में जाके आपकी गुडविल वाला हो रहा है, पर क्योंकि गुडविल PSNA से पहले क्रॉसिंग अप करी, लॉस आया, पेरेंट वाला रिकॉर्ड होगा, एनसीए वाला रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। वन मोर आपके पास बेटा क्वेश्चन जो मैं कराना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने RTP नवंबर 24 में बेसिकली दिया था, ठीक है ना। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है रीस्ट्रक्चरिंग वाला, जो हम इंडिया 37 वगैरह में बात करते हैं, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, उसको लेके पॉइंट है, बाकी इंपेयरमेंट का तो है, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बट आई विल से कि अगर पेपर में आता है 6 to 8 मार्क्स क्वेश्चन आपका बन जाता है पेपर के अंदर में, ठीक है ना। उसने मुझे क्या बोला? 31 मार्च 1 को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से पहले अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने बेटा आपका ना सारा कॉन्सेप्ट ने यहाँ पे लिखा हुआ है, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन पार्शियल गुडविल का। तो ये तभी होता है जब PSNA मेथड से आपके पास होता है, तो ग्रॉस अप हम करते हैं और ये अनरिकॉग्नाइज आता है, ठीक है ना। और फिर बता दिया था एलोकेशन के ऊपर कि जो भी इंपेयरमेंट लॉस होगा पेरेंट NCI में जाता है, ठीक है ना। और इंपेयरमेंट लॉस जो एट्रीब्यूटेबल टू NCI वाला वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ गुडविल वाला होता है। वो हमने सारा सीख लिया नोट्स के अंदर में। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 31 मार्च 1 को मेरे प्यारे बच्चों एसेट सीजू के रिव्यू करेगा इंपेयरमेंट के लिए। कैरिंग वैल्यू सीजू के नेट एसेट्स की कितने? 65 लाख है, एक्सक्लूडिंग एनी रीसर्चिंग प्रोविजन। कह रहे हैं हमारा सीजू है, उसके अंदर जो भी नेट एसेट उसकी विदाउट रिसर्चिंग प्रोविजन उनकी कैरिंग अमाउंट है 65 लाख, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी कितनी है बेटा? 8 साल, ठीक है जी। मैनेजमेंट ने बजट अप्रूव करा इंक्लूडिंग रिसर्चिंग कॉस्ट ऑफ 350 टू बी इंकर्ड इन 2002। अगले साल हमारा इतना रिसर्चिंग का खर्चा लगेगा,
और रीस्ट्रक्चरिंग से पर हमें कॉस्ट सेविंग भी होगी 1 लाख की पर एनम उससे अगले साल से। तो हम जब खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा करने से हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, उससे 1-1 लाख की सेविंग मिलेगी। फॉर्मल बजट प्रिपेयर करे गए 3 सालों के आपके पास में लेके ग्रोथ रेट वगैरह, और उसने सारे बातें कैश फ्लो दिए। उसने क्या बोले, 2 कैश फ्लो दिए। कहते हैं एक है अगर हम रीसर्चिंग अपने पास करते हैं और एक है हम रीसर्चिंग अगर नहीं करते। देखो रीसर्चिंग नहीं करते अगले साल का कैश फ्लो इतना है, हाँ करोगे तो 3.5 लाख का खर्चा लगेगा, तो ये वाले का इसलिए 3.5 लाख की वैल्यू कम है, उसकी 3.5 लाख की कम है। हाँ रीसर्चिंग करने से उसने बोला था 1-1 लाख से आपका बेनिफिट मिलेगा, तो तभी देखो अगले सालों में ना वो 1-1 लाख आपको ना हर साल में ज़्यादा मिल रहा है कैश फ्लो। पहले साल में 3.5 लाख कम है, पर अगले सालों में 1-1 लाख का इसके मुकाबले ज़्यादा के कैश फ्लो है। वो आपके पास जो उसने पहले पैराग्राफ में बात करी वो एविडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं नेट कैश फ्लो विदाउट रिसर्चिंग 870 जो एक्सीड कर रही है दूसरे वाले से, कितने से, 3.5 लाख से, जो मैंने अभी बात बताई। फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है बेटा किस रेट पे, 4% पे, ठीक है ना, और वो साल के अंत में होते हैं, ठीक है। हमसे 2 चीज़ें पूछ रहा है, वो कह रहा है रिसर्चिंग रिकॉग्नाइज हो रही है नहीं हो रही, उसके बेस पे पहले मुझे क्या निकालना है, 4% डिस्काउंट रेट है। पहले ना इन दोनों के ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 4% पे, दोनों, मतलब रिसर्चिंग के साथ अगर करते हो तो जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनके आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या दूसरे केस में, तो वही चीज़ है। तो हमारे पास भी रिसर्चिंग के कैश फ्लोज दे रखे हैं, 4% डिस्काउंट रेट दे रखा है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर रिसर्चिंग के बिना थी तो आपका पहले साल का बहुत ज़्यादा था, अगर आप खुद देखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपकी ये आ गई, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन जो भी है वो डिफर कर जाएगी इस पे, क्या हम रिसर्चिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बात ये आ रही है। और रिसर्चिंग की बात कहाँ करी जाती है बेटा, हमारे पास में इंडेक्स 37 के अंदर में, वो इंडेक्स 37 में सीखते हैं प्रोविजन, कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट एसेट में। अब यहाँ पर मैं ध्यान से सुनना, हमें कहते हैं अगर हमने प्रोविजन को रिकॉर्डनाइज करा है, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करी, तो मेरा आरए कितना है सर, आरए ये है, आरए मेरा इतना है, ओके। अब इस केस के अंदर बेटा मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है सर, कैरिंग अमाउंट अगर मैं देखूंगा मेरे एसेट का कितना था, 65 लाख था, और वो एक्सक्लूडिंग एनी रिसर्चिंग प्रोविजन था। तो रिसर्चिंग का आपके पास खर्चा अगर आप आ रहा है उसको कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं वही हो जाएगा ना, 3.5 लाख कम करके कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। तो हमारी पोस्ट रिसर्चिंग जो वैल्यू है इन यूज है 65, वो एक्सीड कर रही है जो हमारी सीजीयू की कैरिंग वैल्यू 65 लाख लेस रिसर्चिंग प्रोविजन ऑफ 3.5 लाख। तो ये हमारी कैरिंग अमाउंट इतनी बनेगी, हमारा आरए इतना है, क्योंकि आरए ज़्यादा है आपका कैरिंग अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, आपका नील है क्योंकि आरए ज़्यादा है। हाँ रिसर्चिंग की प्रोविजन आप 3.5 लाख की बना रहे, ये तब है इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग द रिसर्चिंग प्रोविजन, इन दैट केस आपका इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा, पर हाँ रिसर्चिंग की प्रोविजन आ रही है, ठीक। अगर रिसर्चिंग की प्रोविजन नहीं बनाते हो तो उस केस में आपका आरए कितना, 62.73, और कैरिंग अमाउंट कितना था, 65 लाख। तो ऑब्वियसली बात है, अब आपका रिसर्चिंग की प्रोविजन नहीं बना रहे तो ऑब्वियसली अब आपका इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है। तो रिसर्चिंग प्रोविजन नहीं है पर इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस। बस ये हमें बताना था इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। इतनी सी ही बात थी बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे ना, मैंने आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्चुअली और सारी तरीके से अगर मैं देखूँ, मैंने आपके सारे के सारे पॉइंट्स ना आपके सारी चीज़ें, मतलब चाहे वो नॉर्मल आपके पास में इम्पेयरमेंट था उसकी ट्रीटमेंट, इंडिकेटर्स वगैरह हो गए, आपके पास में सीजू वाले के अंदर में हमने बात करी, या हमने रिवर्सल नॉर्मल की सीखी, रिवर्सल आपके सीजू में सीखी, या वो पीएसएनए वाला आपके मेथड की बात करी जब आपका गुडविल निकलती है बिजनेस कॉम्बिनेशन की, वो सारी की सारी चर्चा हमने कर ली। और आपके जो छोटे छोटे दिमाग में पॉइंट्स भी रहते हैं ना, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए विद दिस रिविजन, ठीक है ना। सो होपफुली आपके पास पूरे का पूरा स्टैंडर्ड जो है ना इंडिया स्टैटिस्टिक्स, वो आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा इन लेस देन आपके पास ऑलमोस्ट 2 आवर्स ही मैं बोलूँगा कि आपका पूरा स्टैंडर्ड मैंने रिवाइज करा दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आपको मजा आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एंड साथ के साथ जैसे मैं स्टार्टिंग बोला था, एंड में भी बोल देता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने जो भी बेटा ये जो नोट्स वगैरह है आप लोगों को मिल जाएंगे इन द टेलीग्राम, आप लोगों के पास में जो चैनल है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। सो लव यू मेरे प्यारे बच्चों, होपफुली आपको बड़ा मजा आया होगा और आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।